नमस्कार, ये है न्यूज लॉन्ड्री पॉडकास्ट और आप सुन रहे हैं एनएल चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। इस हफ्ते चर्चा में कई खास मेहमान हैं और मैं उन सब का आपसे सबसे पहले परिचय करवा दूं। तो सबसे पहले मेरी जो साथी जुड़ रही हैं हमारे साथ इस चर्चा में, एडिटर हैं द वायर की सीमा चिश्ती, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, इससे पहले इंडियन एक्सप्रेस और बीबीसी जैसे संस्थानों में भी काम कर चुकी हैं। सीमा, आपका बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। धन्यवाद, आपने बुलाया मुझे। इसके अलावा हमारे साथ भोपाल से जुड़ रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट और लेखक हैं, फिलहाल फुल टाइम लेखक बन चुके हैं, पीयूष बबेले, और हाल ही में उनकी किताब आई है गांधी, सियासत और सांप्रदायिकता। स्वागत है पीयूष आपका। थोड़ा सा हम किताब के बारे में आज बात करेंगे और साथ में हर बार की तरह फिर से स्मिता हमारे साथ है। स्मिता, आपका भी स्वागत। बहुत शुक्रिया अतुल एंड हेलो टू एवरीवन। और स्टूडियो में आज मेरे साथ एक और साथी जुड़ रहे हैं हमारे न्यूज लॉन्ड्री के, मेरे सहयोगी हैं विकास जांगला। विकास, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद सर। तो जो विषय हैं जल्दी से मैं उनके बारे में इस हफ्ते की जो सुर्खियां हैं उसको मैं आप लोगों के सामने रख देता हूं, और एक दो न्यूज़ लॉन्ड्री के हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, जो हमारे शुभचिंतक हैं, उनके लिए अपील्स भी हैं हमारी। हमारा प्रेस फ्रीडम फंड अभी भी चल रहा है, तो इसमें जल्द से जल्द और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मदद करें। इसके तहत हम मीडिया का जो भारतीय मीडिया का जो स्वरूप है उससे जुड़ी बहुत सारी डीप डाइव, लॉन्ग फॉर्म वीडियो और टेक्स्ट बेस्ड कई सारी रिपोर्ट्स कर रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स कर रहे हैं। तो इस प्रेस फ्रीडम फंड को पूरा करने में हमारी मदद करें। इसके अलावा न्यूज़ लॉन्ड्री का लीगल फंड भी जारी है। आप लोगों को पता है बहुत सारे मीडिया संस्थानों की तरफ से ही हमें लीगल नोटिस, कानूनी नोटिस आ चुके हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स का एक और केस चल रहा है हमारे साथ, जो कि इनकम टैक्स सर्विस से जुड़ा हुआ है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हमें राहत दी है, लेकिन इसमें काफ़ी हमारे जो आर्थिक जो हमारे स्रोत हैं उसमें काफ़ी पैसा खर्च हो रहा है। तो वो लीगल फंड भी हमारा खुला हुआ है, उसमें भी आप हमारी मदद कर सकते हैं। जो विषय हैं इस हफ्ते, जो सुर्खियां रही, उनमें उनके बारे में मैं बता दूं। सरकार ने 2000 के नोटों को एक बार फिर से चलन से बाहर करने का फैसला किया है। इसमें आप लोगों को याद होगा 2016 में जब 1000 और 500 के नोटों को बंद किया गया था, उसी समय 500 के और 2000 के नए नोट भी शुरू करने की घोषणा हुई थी। तो 2000 के नोटों को अब सरकार धीरे धीरे चलन से बाहर कर रही है। अगले सितंबर के महीने तक इसको आप बदल सकते हैं, इसको जमा कर सकते हैं बैंकों से। और सरकार का कहना है कि चूँकि ये नोट बहुत ज़्यादा चलन में नहीं थे और इसका बड़ी संख्या में इस्तेमाल सिर्फ ब्लैक मनी होर्डिंग के लिए हो रहा था, तो इसको चलन से बाहर किया जा रहा है। आरबीआई ने इस बाबत फैसला अपना एक नोटिस जारी किया था। और इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 3 देशों का दौरा किया है। G7 समिट में शामिल होने के लिए वो जापान पहुँचे, इसके बाद पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर पहुँचे। तो इस दौरे के क्या महत्व हैं, क्या निहितार्थ हैं, इसके बारे में स्मिता बात करेंगी हमसे। इसके अलावा एक बड़ी जो क्राइसिस कंट्रोवर्सी कहें, एक विवाद शुरू हो गया है जो भारत की नई संसद बनी है उसके उद्घाटन को लेकर। प्रधानमंत्री 28 मई को उसका उद्घाटन करने वाले हैं और इसको लेकर अब विपक्ष का एक बड़ा हिस्सा, अमूमन अब तक कहा जा रहा है कि 20 से 21 पार्टियों ने इस उद्घाटन के जो समारोह है इसमें शामिल होने से मना कर दिया है। बहुत सारी पार्टियां ऐसी भी हैं जिन्होंने शामिल होने की हामी भरी है। तर्क ये है कि सरकार का कस्टोडियन होने के नाते, देश का पहला नागरिक होने के नाते इस समारोह में के उद्घाटन करने का अवसर राष्ट्रपति को दिया जाना चाहिए, द्रौपदी मुर्मू को। एटलीस्ट उनको इस कार्यक्रम में सम्मान सहित बुलाना चाहिए था, निमंत्रित करना चाहिए था। आप लोगों को याद होगा जब नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का स्टोन लेइंग सेरेमनी हो रही थी, शिलान्यास हो रहा था, उस समय भी उनको राष्ट्रपति, जब रामनाथ कोविंद उस समय राष्ट्रपति थे, उनको इस कार्यक्रम से दूर रखा गया था और प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया था। तो ये एक विवाद का विषय बन गया है। क्या होना चाहिए एक लोकतंत्र में, एक स्वस्थ लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की क्या भूमिका होती है, या इस तरह का कोई जो बिल्डिंग है या इस तरह का कोई स्मारक है जो कि राष्ट्र की संपत्ति के तौर पर जिसको देखा जाता है या राष्ट्रीय एक पहचान के तौर पर, उसके शुरुआत की क्या परंपरा हो सकती है, उसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति या प्रोटोकॉल क्या हो सकता है, उसके तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे। इसके अलावा जो पहलवान हैं हमारे जंतर मंतर पर पिछले 1 महीने से ज़्यादा वक्त से धरना दे रहे हैं, पिछले
दिनों उस धरने का 1 महीने हो गया पूरा, और इस 1 महीने के मौके पर बड़ी संख्या में लोग जंतर मंतर से पर इकट्ठा हुए और वहाँ से इंडिया गेट तक उन्होंने कैंडल मार्च निकाला। बड़ी संख्या में वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराया। मेरे ख्याल से स्मिता आप थी उस कार्यक्रम में, कैसा लोगों का मूड था और क्या लोगों का नज़रिया है, सरकार का जो रवैया अब तक सामने आया है पहलवानों के इस धरने को लेकर? अतुल, उस दिन शाम में काफी अच्छी खासी भीड़ नजर आई थी इंडिया गेट पर जब मैं वहां पर मौजूद थी। हालांकि धूल भरी आंधी जैसी एक स्थिति भी बनी थी, इसलिए शायद कार्यक्रम थोड़ा सा जल्दी उसे समाप्त कर दिया गया। लेकिन काफी लोगों से बात की थी मैंने, इनफैक्ट कुछ रिपोर्ट्स मैं डाल भी रही हूँ अपने यूट्यूब स्टेशन में तशरा जर्नलिस्ट पर। वहां देखिए, वैसे तो राजनीतिक दल के लोग भी थे, चंद्रशेखर आजाद हो या फिर राकेश टिकायत हो, किसान यूनियन के लोग भी मौजूद थे, लेकिन काफी सारे आम लोग भी नजर आए और बहुत सारी महिलाएं आ रखी थी दूर दराज के गांव से, इलाकों से, जो बहुत गुस्से में थी, जो सवाल पूछ रही थी कि भाई ये किस तरह का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है। क्योंकि अगर आपके घर में ये कुछ हुआ होता, क्या आप जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो लगातार अक्यूज्ड को देते? बृजभूषण सिंह आखिर क्या सिर्फ जातीय समीकरणों की वजह से उनको बचाया जा रहा है? और जिस तरीके से एक पूरी की पूरी एक फसाड प्ले आउट की जा रही है, अब वो कह रहे हैं कि भाई हम नार्को टेस्ट हम करने को तैयार हैं, खिलाड़ी भी तैयार हो जाए। खिलाड़ी कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पैनल के तहत मॉनिटरिंग हो तब हो। प्रॉब्लम है कि इस सरकार के जितने भी मंत्री हैं, जो एम्पैथी होनी चाहिए जी, कि आप जब महिलाएं या आपकी एलीट रेसलर्स हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आप लोगों को गर्वान्वित किया है, तिरंगे को लहराया है, राष्ट्रीय गान बजने का जो है मौका मिला, जब जब ये पोडियम पर पहुंचे, उनकी बातों को इस तरीके से पूरी तरह दरकिनार करना, स्मृति ईरानी का कभी एक बार भी जाकर इनसे ना मिलना, महिला मंत्री अगर आप हैं, आप द्रौपदी मुर्मू को जब प्रेसिडेंट की जब शब्द का इस्तेमाल किया जाता है कि राष्ट्रपत्नी कहा जाए, उस पर हमने देखा कितना बवाल मचा संसद के अंदर। लेकिन जब इस तरह के सेक्सुअल हरासमेंट के सीरियस एलिगेशंस आ रहे हैं रेसलिंग फेडरेशन चीफ के खिलाफ, जो आपकी पार्टी के सांसद भी हैं, जी जी, ये एक पैटर्न है। एमजे अकबर के खिलाफ भी जब मीटू एलिगेशंस लगे थे, फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। ठीक बात। उसके बाद जब आपका कठुआ भी होता है, तमाम दूसरे मामले भी होते हैं, हर दफा अगर आप इस तरह से जो अक्यूज्ड हैं और जो पावरफुल अक्यूज्ड हैं, जो जब तक अपने या तो पद से नहीं उतरते या उनको डिटेन नहीं किया जाता, तो वो एक पूरे के पूरे जो प्रोसेस है और प्रोसेस ऑफ लॉ, उसको वो इम्पैक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात। तो ये पैटर्न अपने आप में बहुत कुछ कहता है फिर अतुल। और ये इस मामले में एक चीज़ जो बहुत चौंकाती है सबको कि एक अक्यूज्ड है जो कि इतना महत्वपूर्ण है सरकार के लिए कि सरकार उस पर कार्रवाई करने से तो हिचक रही ही है, हिचक क्या रही है, साफ साफ उसके साथ खड़ी दिख रही है, लेकिन वो आदमी कंडीशन रखने की स्थिति में है। वो बार बार वो बल प्रदर्शन कर रहा है, अयोध्या जैसी जगह पर जाकर वो रैली कर रहा है, फिर उसके बाद वो ये इस तरह की कंडीशन रख रहा है कि मैं इस कंडीशन में नार्को टेस्ट कराऊंगा। वो पुलिस का जो काम है, हमारे पास निर्भया के बाद एक नया कानून आ गया और उस कानून में इतने स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस किए गए कि भाई सबसे पहले अक्यूज को पकड़ा जाए, उसको जेल में डाला जाए, उससे पूछताछ हो और जो चार्जशीट की प्रक्रिया है वो पूरी की जाए। यहाँ पर सारा का सारा बर्डन एक बार फिर से उसी पुरानी दिशा में चला गया है कि लड़की जो पीड़ित है, जो महिला, और इस मामले में तो एक नाबालिग भी है, तब भी इस तरह का रवैया है। मतलब ओवरसाइट कमेटी कह रही है कि आप अपने एविडेंस प्रूव करें, आप अपने एविडेंस दें। हाँ, ये कहाँ की बात हुई है? बिना जांच सीमा के कुछ कहना चाह रही है। हाँ। जी, मैं कहना चाहती थी कि जो स्मिता ने कहा बिल्कुल सही कहा कि ये एक तरह से राजनीतिक चरित्र को दर्शाता है भाजपा की, जो कि बहुत चिंता का विषय है। दूसरी बात ये जो और सीरियस और गंभीर मुझे लगती है कि ये तो पॉक्सो का मामला बनता है, जिसपे आप इमेजिन कीजिए कि किसी और पार्टी का कोई इस तरह का सांसद होता, वो इस तरह से करता, तो उस पे क्या करती संस्थाएं हमारी? तो इसमें तो पूरा संस्थागत कोलैप्स है ये। और निर्भया वाले मामले के बाद जिस तरह के कानून है, तो ये तो बिल्कुल सरासर गैर कानूनी है और वो चले जा रहा है सिलसिला। नंबर 2, जब राहुल गांधी ने कोई हल्का सा जिक्र कर दिया था कि कुछ महिलाओं से उनकी बातचीत हुई थी और वो एक तरह से असुरक्षित महसूस कर रही थी दिल्ली में, तो 22 पुलिस वाले दिल्ली पुलिस के वहां पहुंच गए और इस बार तो सिर्फ सारे बैरिकेड, सारी नजर, सारी पूरी निगरानी तो इन रेसलर्स के ऊपर लगी हुई है। फिर ये मात्र एक अकेला केस
केस नहीं है, संदीप सिंह जो कि एक और मंत्री हैं हरियाणा में, उनको भी मंत्रालय छोड़ने के लिए नहीं कहा गया, वो भी अभी स्टेशनरी मंत्री हैं, हाँ। उनसे बस खेल विभाग ले लिया गया, लेकिन उनके ऊपर भी बड़े सीरियस चार्जेस हैं। तो ये सब कुल मिला के तो बहुत ही भयावह और विचित्र स्थिति बनी हुई है। और हरियाणा की महिलाएं ये कह रही हैं, हरियाणा जहां पर महिलाओं का जो पूरा आप सोशल इंडस्ट्रीज वहां पे देख लीजिए, जो वो उठ के आके, जिनको हम इतना वो समझते हैं, वो बेटी बचाओ पढ़ाओ, बेटी मेडल जीत के आई इतने, वो खड़े होकर अपना पूरा करियर उन्होंने अपने दांव पे लगाया हुआ है। और वो ये कोई शाहीन बाग की महिलाएं भी नहीं है जिनके ऊपर कहा जा सकता है कि भाई राजनीतिक रूप से वो उनकी एक राय हो सकती है। हाँ। भाई ये लोग खड़ी थी बीजेपी के साथ, तो अगर हम इस तरह की महिलाओं को भी बेसिक न्याय हम नहीं दिला पाएंगे, तो सरकार और हमारी तमाम संस्थाएं हैं, जिसमें मुझे कहना पड़ेगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की भी भूमिका पर हल्के सवाल तो उठने चाहिए कि उन्होंने एफआईआर की निगरानी छोड़ दी, अभी उसको कहा कि ये क्लोज कर दिया उन्होंने वो पिटिशन फिलहाल के लिए, तो ये बहुत चिंता का विषय है। ठीक बात। पीयूष, आप इसमें कुछ जोड़ना? हाँ। एक बात पॉइंट करना चाहूंगी, उस दिन मतलब ये जिस दिन 1 महीने पूरे हुए और कैंडल लाइट मार्च किया गया, इतनी भारी तादाद में फोर्सेस के उतारा गया था, जिसमें महिलाएं फोर्सेस भी इतनी तादाद में थी, सिर्फ उस रैली पर निगरानी रखने के लिए। मेरा कहना है कि जब आप रैली पर निगरानी रखने के लिए इतनी महिलाओं को और इतने पुलिस फोर्सेस और तमाम दूसरे स्पेशल फोर्सेस को उतार सकते हैं, तो कम से कम इन लोगों की जो सबसे पहले जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो शिकायत कर रहे हैं उसकी जांच की, निष्पक्ष जांच की, वो तो कर लें आप। ठीक बात। पीयूष, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें, जो महिलाओं का प्रदर्शन चला, महिला पहलवानों का? अतुल भाई, ये कितना प्रिडिक्टेबल है, पैटर्न है पूरा। आप देखिए, अगर मोदी सरकार का कोई मिनिस्टर या कोई चहेता व्यक्ति ऐसा कोई काम करता है, तो उसका न सिर्फ बचाव किया जाता है, बल्कि आरोप लगाने वाले या वाली के ऊपर बहुत कानूनी प्रेशर, पुलिस का प्रेशर और मीडिया का प्रेशर और ट्रोल्स का प्रेशर, ये सारा रहता है। आप देखिए, जो सेंगर विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के, उन पे आरोप लगा जी, कितना लंबा समय हो गया, उसमें उस जो पीड़ित लड़की थी उसके परिवार के लोगों के साथ क्या क्या नहीं हो गया, सब होने दिया गया, तब जाके वो कोई एफआईआर की स्थिति उसमें या पूरे हटाया तो बहुत वर्षों बाद गया। चिन्मयानंद के मामले में क्या हुआ, तो सॉरी साक्षी महाराज के मामले में क्या हुआ, मेरी समझ में जो लास्ट सूचना थी कि बड़े लंबे समय बाद तो उन पर वो केस हुआ था, फिर उस लड़की जिसने आरोप लगाया था उसके ऊपर एक्सटॉर्शन का केस वो हुआ, ब्लैकमेलिंग का केस हुआ, वो जेल गई जी। आप किसान आंदोलन में देखिए, जो गृह राज्य मंत्री हैं उस समय के, उनके सुपुत्र ने जब वो गाड़ी चढ़ा दी तो उनको हटाया तो गया ही नहीं, लड़की को गिरफ्तार करने में लंबा समय लगा, बीच में जमानत हो गई थी जो रोकनी पड़ी। तो या आप इधर दिल्ली में जो पूरे केस होते रहे हैं, जब जब किसी ने कहा चाहे गोली मारो का नारा दिया हो या रामजादे और वो वाला अपशब्द बोला हो, तो यहाँ तो ये तमगा हो गया है। अगर आप हरासमेंट करते हो, आप भ्रष्टाचार करते हो, आप किसी अन्य तरह से उत्पीड़न करते हो, तो आप इनके पोस्टर बॉय या पोस्टर गर्ल बन जाते हो और ये आपको बचाते हैं। और इस चीजों को बहुत बुनियाद में जाना पड़ेगा। कौन साहब हैं जो देश को चला रहे हैं? ये वो साहब हैं जिनको जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनके खुद के प्रधानमंत्री ने कहा था कि आप राजधर्म ने भाई, जिसके जवाब में वो वीडियो उपलब्ध है कि कितने एरोगेंस से कह रहे हैं, जहां साहब वही कर रहे हैं। आप दूसरा ध्यान कीजिए कि उसी समय सुप्रीम कोर्ट जिस व्यक्ति को नीरो कह चुका हो वर्षों पहले, तो जब नीरो तो बंसी बजाएगी जब आग लगेगी। तो अब हम बड़ी विचित्र बने, ये बहुत सामान्य स्थितियां नहीं है और देश में ऐसा माहौल बना है, माहौल बना दिया गया है कि वो चुन के आ रहे हैं तो चुने हुए हैं। विकास आपने ये एक अजीब बने सत्ता का, संवैधानिक चीजों का, लोकतांत्रिक मूल्यों का, उन्हीं के नाम पर कि मुझे मेरे पास बहुमत है, मेरे पास ये कोर्ट से आ गया है या ये विधानसभाओं से आ गया है, तो हर चीज का दुरुपयोग कैसे किया जाए, हर बात का कुतर्क कैसे किया जाए, संविधान के मूल्यों का उसकी आत्मा के खिलाफ प्रयोग कैसे किया जाए। और दुष्प्रचार का तंत्र इतना तगड़ा है कि मैं ये रेसलर्स के मामले में भी देख रहा हूँ कि ट्विटर पे उसे 2 जातियों का झगड़ा बता दिया, एक कोई राजपूत करके वो है हैंडल, लगातार चल ही रहा है ये दुष्प्रचार। तो अब बात एक महिला के उत्पीड़न की है, उसे 2 जातियों का झगड़ा बनाने की ओर बढ़ाया जा रहा है और वो ये सब करने वालों पर कोई मामले नहीं होते। तो ये ऐसा लगता है कि प्रायोजित कार्यक्रम चल रहा है। ठीक बात। विकास, आपने इसको फॉलो किया, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? इसमें जैसा कि लगभग तो ज़्यादातर बातें हमारे गेस्ट बता ही चुके हैं, पर चूंकि मैं हरियाणा से आता हूं तो एक इसमें एंगल जो है, जैसे ही प्रदर्शन शुरू हुआ तो आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने सबसे पहले इसको वहाँ डाइवर्ट करने की कोशिश की कि ये हरियाणा के कुछ एक पहलवान हैं
ब्रिजभूषण जो आरोपी है। बिल्कुल। फिर इसको धीरे धीरे जातियों का झगड़ा, जैसा पीयूष जी भी बता ही रहे थे, फिर इसको लास्ट में ले जाके अब आगे जा रहे हैं आरोपी, कह रहे हैं कि लाई डिटेक्टर टेस्ट, जैसे आप जो कह रहे थे कि शर्त रखने की स्थिति में है। और एक इसमें कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो ये रहा है कि वो देख रहे हैं कि राजनीतिक नुकसान जो है वो यूपी में उनको ज़्यादा हो सकता है 24 के चुनावों के लिहाज से, और हरियाणा में वो बाद में मैनेज करेंगे क्योंकि हरियाणा के इलेक्शन बाद में होने हैं सारी चीज़ें, और इसलिए जो है इस पर इस तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है और बीजेपी इसको मैनेज करने में लगी हुई है। ठीक है, जल्दी में एक दो और हेडलाइंस हैं पिछले हफ्ते की, उसके बारे में बात कर लेते हैं और फिर हम अपनी चर्चा शुरू करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने अनाउंस किया है कि जो जनगणना है जो 2021 में होनी थी और पैंडेमिक की वजह से नहीं हो पाई, वो होगी। और साथ ही उन्होंने इसमें ये भी जोड़ा कि इस बार जो इलेक्टोरल रोल बनेगा या जनगणना होगी उसमें लोगों के बर्थ और डेथ का जो सर्टिफिकेट है या उससे जुड़े जो आंकड़े हैं वो भी जोड़े जाएंगे। मणिपुर से खबर आ रही है। मणिपुर में आप लोगों को पता है कि बहुत सारी अराजकता की स्थिति चल रही है। वहाँ पर 3 जर्नलिस्टों को सुरक्षा बलों द्वारा मारा पीटा गया है, उनके ऊपर हमला किया गया है। और ताज़ा नया भी वहाँ पर फिर से हिंसा होने की खबरें आई हैं, जिसमें एक पूर्व एमएलए को गिरफ्तार भी किया गया है। एक और बड़ी दुखद खबर है जो कि बेंगलोर से आई पिछले हफ्ते। वहाँ पर बारिश हुई, प्री मानसून बारिश थी और इतनी ज़्यादा बारिश हुई कि वहाँ पर एक अंडरपास में फंसकर एक टेकी थे, वहाँ पर उनकी मौत हो गई। डूबने के चलते उनकी कार फंस गई थी उस अंडरपास में जहाँ पानी भरा हुआ था। तो बेंगलोर से इस तरह की जो अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में जो समस्याएं हैं, जो बार बार इस तरह की खबरें आती रहती हैं, खासकर बेंगलोर और बॉम्बे दोनों जगहों से, कि वहाँ पर जो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत कमज़ोर है। चाइना ने मांग की है जो भारत के हिस्से वाला डेप्सैंग का इलाका है, वहाँ पर एक बफर जोन बनाने की मांग की है और प्रस्ताव रखा है। तो इस पर अभी भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया आती है उस पर हम नज़र रखेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई और राहुल गांधी के साथ भी उस मुलाकात में मौजूद थे। और इस मुलाकात के बाद इस बात की अटकलें तेज़ हो गई हैं कि 2024 से पहले एक लार्जर अपोजिशन का गठबंधन बनने का कुछ रास्ता या कोई फार्मूला बन रहा है, जिससे कि एक इस तरह की स्थिति बनेगी 2024 के चुनाव में कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले एक बड़े अलायंस से 1-to-1 कुछ इलेक्शन में जो कैंडिडेट उतारने की रणनीति पर काम हो रहा है। एक और ख़बर जो कि कूनो नेशनल पार्क से है और वहाँ पर एक और चीते के कब की मौत हो गई। तो पिछले कुछ दिनों में ये कुल चौथी मौत है कूनो में चीते की, और इससे इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान पैदा होता है। हालांकि जो सरकारी तंत्र है, जो सरकारी अमला है, उसका ये तर्क है कि पहले से ही इस बात का आकलन था कि शुरुआत में बहुत सारे चीतों की मौत हो सकती है, तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। ये अब तक की सुर्खियां हैं। और हम बातचीत करें उससे पहले, चूँकि पीयूष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पीयूष बवेले भोपाल से, और उनकी हाल ही में किताब गांधी सियासत और सांप्रदायिकता आई है। तो इस किताब के बारे में मैं पीयूष थोड़ा आपसे पहले बातचीत करना चाह रहा हूँ। सियासत और सांप्रदायिकता, चूँकि एक मेरा पहला जो बेसिक सवाल आपसे इस किताब को पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में आया कि जो हम आज देख रहे हैं, जो हमारे साथ आज हो रहा है, यहाँ पर जो देश में घट रहा है अल्पसंख्यकों को लेकर सरकार के रवैये में जो वो है, और जो सत्ता से जुड़े लोग हैं या जो सत्ता के समर्थक लोग हैं, उनका जो नज़रिया है, वो नज़रिया और सन 1947 देश की आज़ादी से पहले की जो स्थिति थी, क्या इन दोनों स्थितियों में कोई तुलना हो सकती है, कोई समानता है? आज हम गांधी की जो सियासत और सांप्रदायिकता के नज़रिए से आपकी ये किताब है, इसका पाठ करने की, इसको पढ़ने की हमें क्यों ज़रूरत है? क्या इन दोनों स्थितियों में कोई समानता, कोई तुलनात्मक अध्ययन है? इसमें बिल्कुल तुलनात्मक क्या, ऐसा लगता है कि चीजें 2023 में हो रही हैं या 1923 में हो रही हैं, एक सी दिखाई देती हैं। 1947 बहुत अलग नहीं लगता है। हिंदू मुसलमान विवाद की जो जड़ें आज बनाई जाती हैं, हूबहू वही कारण
उस समय भी देखते हैं। गांधी जी बहुत क्लियर आइडेंटिफाई करते हैं कि विषय क्या है। जैसे आप आजकल भी देखिए कि एक सामान्य कभी कहीं जब भी हिंदू मुस्लिम कोई झगड़ा होगा या विषय होगा तो कोई मस्जिद होगी जहाँ पे नमाज का समय होगा, उस समय वहां से कोई रामनवमी का या किसी हिंदू धार्मिक कार्यक्रम का जुलूस निकलना होगा, उस पर इंटेलिजेंस अक्सर फेलियर हो जाएगा सरकार का, नहीं पता चलेगा कि ये तनाव हो सकता है यहाँ साथ में निकलने से, और वो वहां निकलेंगे तो विवाद होगा, और कई बार ऐसा होगा कि छतों से पथराव उस पर कर दिया जाएगा जुलूस के ऊपर, और फिर हिंसा भड़केगी। ये स्थिति होती है। यही गांधी जी खिलाफत के बाद से और जो 1922 से 1926 के दरमियान है, यही बातें लगभग वहां आती हैं। उस समय फर्क ये था कि जो गवर्नमेंट थी वो, क्योंकि उसे तो ना हिंदुओं से प्यार था ना मुसलमानों से प्यार था, उसे तो अपनी सत्ता काबिज रखनी थी और वो चाहती थी कि झगड़ा बने रहे, तो वो दोनों पक्षों में एक नकारात्मक रूप से न्यूट्रल थी। और गांधी एक जगह कहते हैं कि जो शांति कायम करे वो सरकार है, ये मुपला विद्रोह के संदर्भ में कह रहे हैं। तो ये जो बुनियादी बात वो कहते हैं जो शांति कायम करे वो सरकार है। तो हम अभी भी देखते हैं कि जो हमारी सरकारें चल रही हैं, कोई भी आंदोलन होता है, कहीं कोई हिंसा होती है, तो वो अपने आप होते होते महीना 15 दिन 1 महीने में खुद खत्म हो जाए तो हो जाए, सरकार उसमें शांति के लिए अलग से कोई बहुत प्रयास नहीं करती और उसका पॉलिटिकल माइलेज को लेने की कोशिश करती है कि इस झगड़े से हमारा इस जाति से या इस धर्म से या इस भाषा के लोगों से ये फायदा हो जाएगा। अंग्रेज भी ये कोशिश करते थे। दूसरी चीज इसी में जोड़ूं कि गांधी जी ने तब भी उसमें बिल्कुल साफ किया कि हिंदू मुसलमान का फसाद कराने में एक मुख्य विषय बनाया जाता है गोकशी को। हाँ। और गांधी जी उसमें कहते हैं कि गाय का जो मुद्दा है, ये जो गोरक्षा सभाएं बनाई जा रही हैं, मैं इन्हें गोरक्षा सभाएं नहीं कहूंगा, इन्हें गोवध सभाएं कहूंगा। अब ऐसा वो क्यों कहते हैं? उनका ये कहना है कि ये हिंदुओं को गाय की बहुत फिक्र नहीं हो रही है। जो हिंदुओं के नेता हैं, जो अपने आप को हिंदुओं का नेता कहते हैं, उनका मेन फोकस ये है कि हम मुसलमानों से झगड़ा कैसे करें। क्योंकि गांधी आगे जाते हैं कि अगर हमें गाय की फिक्र है, तो उस समय अभी भी शायद हो, मैं तो गौपालन से नहीं जुड़ा हूं, तो जो फूंका पद्धति से हम दूध निकालते हैं, गाय को दोहते हैं, उसका पूरा मशीन से निकाल लेते हैं, तो वो तो बहुत ही शोषण करने वाला है। फिर जो गाय पालते हैं वो हिंदू ही पालते हैं, तो बूचड़ खाने के लिए या कसाई के पास उसे बेचता कौन है? वो हिंदू ही बेचते हैं। और वो यहाँ कहते हैं कि जो ये बैल है, इसको हम पैना गुच्छते हैं, आरा गुच्छते हैं, तो ये हिंदू के अत्याचार नहीं कर रहा है। और फिर आगे वो मुसलमानों से वो ये आग्रह करते हैं कि अगर आपके धर्म में ये कंपलसरी हो कि साहब बकरीद पर गाय की बलि देना ही है, कुर्बानी देना ही है, तब तो बात अलग है। लेकिन मैंने तो पढ़ा है पूरा जो इस्लाम के धर्म ग्रंथ हैं, तो उसमें तो ऐसी कहीं कंपल्सरी नहीं है कि आपको वो चढ़ाना ही है। तो अगर आपके हिंदू पड़ोसी को, हिंदू भाई को इससे कष्ट पहुंचता है कि गोकशी से उसके लिए पवित्र है, माता के तुल्य है, तो आप गाय की कुर्बानी देना छोड़ दीजिए। ये बात गांधी जी समझाते हैं। लेकिन साथ ही वो हिंदू से कहते हैं कि तुम इतने बड़े गोभक्त हो, तो बाकी जो गायों की दुर्दशा है, इस पर तुम्हें कोई चिंता नहीं होती है, और तुम्हारा सिर्फ जो, और तुम्हें बहुत फिक्र है गाय की, और मुसलमान मार रहा है तो उसको हाथ जोड़ के समझाओ कि गाय को ना मारें। और वो नहीं मानता है तो गाय की रक्षा में अहिंसक का कर्तव्य तो ये कि गाय की रक्षा करते हुए मर जाए। लेकिन उसके लिए अपने पड़ोसी का, अपने भाई का हत्या करने की मैं गुनाह नहीं देता हूँ, तो वो की इजाजत मैं नहीं देता हूँ। अब आज भी आप देखिए यही 2-3 विषय हैं कि मस्जिद के सामने से जुलूस का निकलना, त्योहारों पे झगड़े होना, डीजे बजाने पे विवाद हो जाना, और काउ स्लॉटर को लेके बातें। तो अब ये इतिहास में जो हम जा रहे हैं पुराना, कि उस समय की लीडरशिप जो हिंदुस्तान को एक करना चाहती थी, वो नेहरू हो, वो गांधी हो, पटेल हो, मौलाना आजाद, वो किस भाषा में अपने मुल्क के 35 करोड़ लोगों को एड्रेस करते थे ताकि हम शांति की ओर बढ़ सके। और आज हमारे देश की लीडरशिप क्या उस रास्ते को अपना रही है जिससे शांति बढ़े, या वो लीडरशिप उन लोगों की भाषा को अपना रही है, जिन्ना की और सावरकर की, कि ये मतभेद और बढ़े? इस बात को समझने में पाठकों को आसानी होगी। बिल्कुल ठीक बात। एक और सवाल आपसे और इसके बाद हम फिर इस विषय से आगे बढ़ेंगे, वो ये कि जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद एक बड़ा मेजर शिफ्ट दिखता है, और खासकर 1937 के जो चुनाव हैं जो स्टेट असेंबलीज के, उसमें उसके नतीजों ने एक बड़ा असर डाला भारत की जो राजनीति उसके बाद आकार ले रही थी, वो जो कि भयानक सांप्रदायिक राजनीति, चाहे मुस्लिम लीग की राजनीति रही, चाहे वो सावरकर की राजनीति रही। इन दोनों को आपने अपनी किताब में बहुत अच्छे से वो डाला है, इसका वो किया है। पर मेरा सवाल एक ये है कि तब और अब में एक चीज़ जो अलग है, उसको थोड़ा सा, अगर मैं गलत हूं तो आप इसको सही कीजिए, कि सांप्रदायिकता थी, हिंदू मुस्लिम
की लड़ाई थी, लेकिन उस समय एक ये भी बड़ी अच्छी बात थी कि गांधी जैसा एक बड़ा नेता था जो कि उन दोनों को एक पेज पे लाकर, एक मंच पर लाकर, और उनके बीच में कोई एक बीच का रास्ता निकाल सकता था। और साथ में जो सरकार का जिक्र आपने किया, वो सरकार नकारात्मक रूप से न्यूट्रल थी, लेकिन कम से कम वो किसी एक साइड में उस तरह से खड़ी नहीं थी। आज की राजनीति में इसे सांप्रदायिकता की बजाय हम इसका दूसरा वो कह सकते हैं, जो कि बहुसंख्यकवाद इसके लिए ज़्यादा मुफीद शब्द है, कि एक व्यक्ति या एक वर्ग या एक संप्रदाय का जोर हर जगह है, वही सत्ता में है, वही संख्या में ज़्यादा है, और वही अपनी बातों को थोप रही है। तो ये जो सांप्रदायिकता का प्रश्न पहले था और जो उस समय की लीडरशिप, उस लिहाज से आज हम कहीं ज़्यादा बड़ी क्राइसिस वाली स्थिति में खड़े हैं, क्योंकि ना तो हमारे पास उस तरह की लीडरशिप है, ना केवल उसमें चाहे भले निगेटिव ही सही, वो जो सरकार थी वो भी इसमें से एब्सेंट है, बल्कि एक ही साइड जो कि इसमें मजबूत और ताकतवर, वही साइड सत्ता में भी है। तो वो स्थिति जो बहुसंख्यकवाद का बहुत जो ब्लैक साइड है, उससे हमारा सामना आज हो रहा है, जो कि उस समय की स्थिति शायद बहुत अलग है। ये थोड़ा सा मैं इस पर डिफर करूंगा कि 35 और 37 से निश्चित तौर पर डिफर है, लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद की स्थिति से बहुत फर्क नहीं है। इस रूप में नहीं है कि लीडरशिप का फर्क तो है कि भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हों और सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री हों, महात्मा गांधी भी देश में मौजूद हों, तो वो तो एक निश्चित तौर पर था। लेकिन अगर मैं कलकत्ते के दंगों के प्रसंग पे आऊं, तो वो एक बड़ा ही स्पेशल केस है ये समझने के लिए कि प्रशासन और बहुसंख्यक का असर किस रूप में ज्यादा होता है। जब 46 में दंगे होते हैं कलकत्ता में, तो उसमें हिंदू ज्यादा मारे जाते हैं, क्योंकि प्रशासन सरकार मुस्लिम लीग की थी, शहीद सोहरावर्दी उसके चीफ मिनिस्टर थे, और कलकत्ते के पुलिस प्रशासन में ज्यादातर जिम्मेदार पदों पर मुस्लिम लोग बैठे थे। और जब सन 47 में दोबारा वहां कत्लेआम होता है, तो ये तय हो चुका था कि भारत का विभाजन होगा, बंगाल का विभाजन होगा। तो ये तमाम अधिकारी जो कलकत्ते में तैनात थे मुस्लिम, वो उनमें से ज्यादातर प्रोमिनेंट लोग पूर्वी पाकिस्तान, बांग्लादेश शिफ्ट हो गए थे और यहाँ हिंदू अधिकारी बन गए थे। उन अधिकारियों के बनने से अब ये चेंज होता है कि ज्यादा संख्या में मुसलमान मारे जा रहे हैं। अब मैं ये कह क्यों रहा हूँ, क्योंकि अगर सिर्फ बहुसंख्यकवाद का प्रश्न है, तो कलकत्ता की आबादी में जो संतुलन 46 में होगा, वही मोटा मोटी संतुलन 47 में होगा। तो आबादी की अकेली बात नहीं है, प्रोटेक्शन सबसे बड़ा जो पावर जिसके पास है, जिसके पास हिंसा करने की सबसे बड़ी ताकत है डेमोक्रेसी में, वो स्टेट होती है। बंदूक उसके पास है और अधिकारी उसके पास हैं, और संगठित रूप से उसके पास सत्ता होती है, भीड़ असंगठित होती है जी। तो वो पेट्रोनेज कैसे दे रही है, इससे बहुत फर्क पड़ता है। जैसे विषयांतर लगेगा, लेकिन इराक में यही तो था कि अल्पसंख्यक लोगों की सत्ता थी लंबे समय तक और वो डोमिनेट करते थे। या भारत में ही हम कह लें उस जमाने में भी कि हिंदू और मुसलमान तो अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हो गए, लेकिन सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक तो अंग्रेज थे, लेकिन सत्ता उनके पास थी, इसलिए उनका राज हम सब पे चलता था। तो सत्ता का होना इंपॉर्टेंट है। तो 47 के बाद गांधी की विचारधारा, नेहरू की विचारधारा अपनी जगह है, लेकिन एक बहुत बड़ा तबका था जिसमें सांप्रदायिक विचारधारा पनप गई थी, हिंदुओं में भी और मुसलमानों में भी, वो किसी पार्टी में रहे, उससे ना इत्तेफाक रखना बहुत कठिन है। ठीक बात। और आप उस समय के बहुत से फैसले देखें जो हमारी संसद में, संविधान सभा में होते हैं, उसमें लगेगा कि देश का प्रधानमंत्री ना चाहते हुए उस फैसले को इसलिए स्वीकार कर रहा है कि चीजें बिखर ना जाएं। आज की जो स्थिति आ गई है सांप्रदायिकता की या ये दंगों की, तो सरकार तो जो चीजें जिम्मेदारी सरकार की है वो विपक्ष के ऊपर डाल देती है। और जहां जैसे आज ही मैं एक खबर पढ़ी मैंने अखबार में 2 मिनट पहले, कि जिस मामले में मोहम्मद आजम खान की विधायकी समाप्त की गई थी हेट स्पीच के मामले में, आज वो उससे बरी हो गए। तो एक सिंपल सा परंपरा चली आ रही थी देश में कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से ऐसे संवेदनशील मामलों में कोई फैसला नहीं आ जाएगा, तब तक उसको हम दंड नहीं देंगे अन्य तरह की। लेकिन यहाँ लोअर कोर्ट जिसके फैसले अक्सर बदलते ही हैं, माने आतंकवादियों तक के मामले में बदल जाते हैं, एक पॉलिटिशियन के मामले में, चाहे वो आजम खान हो और चाहे वो राहुल गांधी। ये जो डेमोगॉग आ गए हैं डेमोक्रेसी की जगह, ये खतरनाक है। और एक वो आप तो पढ़ी है वो हाउ डेमोक्रेसी डाई, कि तानाशाही के लिए जो बार बार अब दुनिया में बात कही जाने लगी है कि तानाशाही कोई वैसे नहीं आएगी, संविधान खत्म कर दिया जाएगा, इमरजेंसी लगा दी जाएगी, सड़कों पर टैंक उतर जाएंगे,
फौज के बूट टप 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 करते हुए चले, ये कुछ नहीं होगा। संविधान रहेगा, कोर्ट रहेगा, पार्लियामेंट रहेगी, विधायिका रहेगी, सब अपनी अपनी जगह ज्यों के त्यों रहेंगी, लेकिन उनमें से उनके सबके फ्यूज निकाल लिए जाएंगे और वो पपेट की तरह काम करने लगेंगी। तो चुना हुआ प्रधानमंत्री तानाशाह हो जाएगा और आप तानाशाह से कह भी नहीं पाएंगे। ये आलम इस समय आ गया है। सीमा, स्मिता, आप लोगों को अपने पीयूष की बात सुनी, मुझे लगता है, हालांकि किताब आप लोगों ने नहीं पढ़ी, फिर भी जो सांप्रदायिकता का प्रश्न है उसको तो आप सब लोग देख ही रहे हैं, जो कम्युनलिज्म जिससे गुजर रहा है देश, उसके इर्द गिर्द ये किताब है। तो कुछ पीयूष की बात से, पीयूष के से आप लोगों के कुछ सवाल या कोई कमेंट? मुझे लगता है कि जो दो बातें पीयूष ने कही जो बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो वो कि बिल्कुल एक तरह से बुरा सा फ्लैशबैक सा चल रहा है कि 100 साल पहले जिस तरह की स्थिति थी उससे जो समानताएं हैं अब और जो असमानताएं हैं, दोनों बहुत चिंता का विषय हैं। मतलब समाज में जिस तरह से जहर घोलने का एक प्रॉपर संस्थागत युग है, एक प्रयास हो रहा है और उसका शायद इनको अंदाजा नहीं है कि वो चिंगारी जब फूटती है या जो होता है उसके बाद उस पर फिर कभी किसी का कंट्रोल नहीं रहता है। और भले ही उसमें किसी की राजनीतिक या आइडियोलॉजिकल जो उनके उद्देश्य है वो मीट हो जाए, लेकिन उससे जो आम नागरिक है, जो एक भारत का एक पूरा जो स्ट्रक्चर तय हुआ था, जो भारत को एक एक्सेप्शन, एक अपवाद बनाता है पूरे रीजन में। और यूरोपियन यूनियन कोशिश कर रहा है इतनी, लेकिन वो अपने तमाम देशों को एक साथ नहीं ला सकता है। लेकिन भारत के संविधान ने बहुभाषीय, इतनी सारे धर्मों को, इतने तरह के नाक के शेप को, जबानों को, रंगों को, जातियों को एक साथ पिरोया एक सिस्टम में 1950 में। वो जो इतनी बड़ी उपलब्धि थी उसको अब जानबूझ के एक तरह से ट्रैश किया जा रहा है। तो मुझे वो बात बहुत अच्छी लगी कि पीयूष जी ने अगर अपनी किताब में उस बात को रेखांकित किया है तो मैं पढ़ना चाहूंगी। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा जो बहुत महत्वपूर्ण है, लोग वेट कर रहे हैं कि कोई हिंदू राष्ट्र आएगा, कुछ होगा, कि डेमोक्रेसी बड़े आशिक का जनाजा है, धूम से निकलेगा। ऐसा नहीं होगा। वो बहुत खामोशी से ये चीजें हो जाती हैं। पूरा ढांचा वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा। आखिर सब कुछ हो रहा है, हम सब लोग बराबर हैं, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, हमारा प्रियम्बल तो जिंदा है अभी, लेकिन फिर भी लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, तीनों जो मूलभूत चीजें हैं, जो आधार हैं हमारे संविधान के, उसको रह रहकर पूरी तरह से खोखला कर दिया है। भले ही वो जबानी रहे। और जो चीज मशहूर है कि गांधी की बड़ी बातें होती हैं बाहर, जब विदेश जाते हैं प्रधानमंत्री और हमारे विदेश मंत्री भी जब जाते हैं, वहां जाकर तो सावरकर और गोलवलकर और बंच ऑफ थॉट्स की बातें नहीं हो रही हैं। ये गोडसे इन दिल्ली, गांधी इन लंदन। तो ये तो एक तरह से पूरा वो तय हो गया है कि बाहर भारत की बात करने के लिए तो डाइवर्सिटी की बात होती है, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी की बात होती है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात होती है, G7 और G20 की कम्युनिकेज में, वो अलग बात है। लेकिन जहां ठोस बात होती है तो भारत के दिल में, उसके बिल्कुल भीतर भोपाल से प्रज्ञा ठाकुर MP के टिकट पे खड़ी की जाती हैं और उनकी जो विचार हैं गोडसे पे, वो खुद हमें याद दिलाती रहती हैं। मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। तो ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण लगी मुझे जो पीयूष ने कहा है उस पर, और मैं उससे इत्तेफाक करती हूँ। स्मिता, पहले तो पीयूष जी को मुबारकबाद देना चाहूंगी उनकी किताब के लिए। अच्छा हुआ आपने फ्लैग किया। आई विल लुक फॉरवर्ड टू रीडिंग द बुक। और मैं अग्री करती हूँ जो सीमा ने भी जो बातें कही। मुझे लगता है कि जो सबसे जरूरी बात है इस बात का समझना कि तानाशाही का स्वरूप बदल गया है। और तानाशाही अब वो पहले वाला तानाशाही नहीं है जिसको आप फिल्मों में साचा बैरन कोहेन डिक्टेटर बनकर जो है डिपिक्ट कर देते हैं। अब तानाशाही का स्वरूप ये है कि आप जिस ढांचाओं की बात करते हैं, जो लोकतंत्र को मजबूत करते हैं, उन ढांचाओं का कमजोर होना और उन्हें एक विधिगत तरीके से जो है एक तय प्रक्रिया के तरीके से, वो भले ही आपकी जुडिशरी हो या फिर वो आपकी फोर्थ एस्टेट हो जिसकी भूमिका वॉचडॉग की है, मीडिया की जिस तरह से कैसे जो है पूरी तरह से वीकनिंग हुई है। आप पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में ही देख ले, वहां पर भी आज की तारीख में जो है सीधे तौर पर अब मिलिट्री टेक ओवर्स नहीं होते हैं जनरल कियानी के वक्त से। अब जो है वो पर्दे के पीछे से ही वो स्मार्टली खेलते हैं कि प्रोमलगेशन ऑफ मिलिट्री ऑर्डर भी ना हो, मार्शल लॉ सीधे तौर पर भी ना रहे, लेकिन कठपुतली सरकारें बनी रहें। तो ये सबसे बड़ी चिंता की बात है जो मुझे लगता है कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां जो स्ट्रॉन्गमैन लीडर्स, कल्ट फॉलोअर्स के आने से जो बात हुई है, और भारत में मुझे लगता है ये हमने देखा है कि जब मेजॉरिटेरियन सरकारें आई हैं, वो इंदिरा गांधी हो या नरेंद्र मोदी हो, तो कहीं ना कहीं शायद हो सकता है कि भारत में जब कोalition सरकारें थी उसमें भ्रष्टाचार के मामले बड़े हों, कमजोरियां अलग बड़ी हों, लेकिन उसको अगर कंपेयर करें तो क्या लोकतांत्रिक प्रणालियों में कहीं ना कहीं भारत में कोalition सरकारों की भूमिकाएं ज्यादा जरूरी रही है। मुझे लगता है इस पर भी जो है शायद कोई पढ़ाई जरूर से की जा सकती है। ठीक बात। विकास?
सर सांप्रदायिकता पे। हाँ, सांप्रदायिकता में सर बहुत सारी बातें तो हो चुकी हैं लगभग, मगर मेरा इसमें यही है कि मैं देखता हूँ कि जैसे हरियाणा की अगर मैं बात करूँ तो हरियाणा में सांप्रदायिकता उतना नहीं, आर्य समाज का बहुत प्रभाव रहा काफ़ी लंबे समय तक। ठीक बात। लेकिन 2014 में जब भाजपा वहाँ सत्ता में पूरी तरह से आ गई और सब चीज़ें हुई, तो आप देखेंगे कि पिछले दिनों मेवात से जिस तरह के मामले सामने आए हैं, गो हत्या के नाम पे जिस तरीके की मुसलमानों को टारगेट बन गया है, हाँ वो एक्सपेरिमेंट का बिल्कुल। और एक आंकड़ा ये भी है कि वहाँ 6 से 7 हज़ार नए मंदिर खुले हैं और उनके जरिए बड़ा सटल तरीके से धीरे धीरे वो धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता जो है परोसी जा रही है लोगों में, उनके खून में उतारी जा रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं और इनसे बड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, बड़ा बचने की ज़रूरत है। और ऐसे में ये किताब बहुत अच्छा प्रयास है पीयूष जी का। और दूसरा ये है कि मेरा बस एक ही है कि उस वक्त हमारे पास गांधी थे, नेहरू थे, ये वो लोग थे जो वाकई में डेमोक्रेटिक थे और चाहते थे कि सब चीज़ें बचें, लेकिन अब वैसा माहौल नहीं है। तो देश को अब ज़रूरत है कि फिर से जो है राहुल गांधी के बजाय देश को महात्मा गांधी की ज़रूरत है। तो मैं इसी नोट पे जो है ख़त्म करूँगा अपनी बात की। राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि अब हमें देश को महात्मा गांधी बनना है और मोहब्बत की दुकान खोलने ना उतरे, उस पर लिए सच्चे प्रयास करें और ज़्यादा बेहतर तरीके से। चलिए, ये तो सलाह हो गई राहुल गांधी को। राहुल गांधी तो अपनी पॉलिटिक्स अपने हिसाब से करेंगे, कांग्रेस पार्टी जिस तरह से करती है। आप उसे पहले भाईचारा कहते थे, हाँ, कमनल हार्मोनिक कहते थे, उन्होंने मोहब्बत की दुकान कहा है। हाँ, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी महात्मा गांधी हो गए, लेकिन उस रास्ते पे चलना भी कोई छोटी बात नहीं है। कुछ दिशा तो उनकी ठीक हमें कम से कम सबको दिखाई दे रही है। गाइडिंग लाइट वही होनी चाहिए। पैदल चलना, और मेंबरशिप भी जा रही है, सीडी भी आ रही है, ईडी भी आ रही है, इनकम टैक्स भी आ रहा है, तमाम तरह की उसमें और चीजें भी आ रही हैं, सरकारें खरीद ली जा रही हैं। तो बाकी नेताओं की स्थिति आप देखें कि जब उनके यहाँ ईडी आती है या कोई चीज आती है तो उनकी स्थिति क्या होती है। आज उनके सुर, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन विपक्ष के बड़े बड़े दल हैं, क्या उनकी आवाज सुनाई देती है? और ममता बनर्जी जी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या वो दाएं कभी बाएं होते हुए नहीं दिखाई देती? अखिलेश यादव, मायावती, इन सब के बीच में इनसे जब आप रखोगे और फिर देखोगे कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं तो समझ में आएगा। दूसरी बात और इम्पोर्टेंट है कि हिंदुस्तान को ये समझाना आसान था कि अंग्रेज तुम्हारे दुश्मन है, क्योंकि वो साफ दिखते थे, बाहर से आए थे, उनकी टायरनी बहुत स्पष्ट थी। लेकिन एक व्यक्ति जो कह रहा है कि मैं 135 करोड़ में से 80 करोड़ का नेता मैं ही हूँ और 80 करोड़ बहुसंख्यक हैं, उनके सामने एक हिंदू का ही सामने आके ये कहना कि नहीं ये गलत है, ये बाकी 45 करोड़ भी हमारे भाई, तो ये कितनी टफ है उसकी तुलना में जनता को कम्युनिकेट करने के लिहाज से। और सबसे बड़ा माध्यम जो मीडिया है, कुछ भी कहो, जटिल सोसाइटी में मीडिया के इंपॉर्टेंस को आप खत्म नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो जब मीडिया ना बोले, कोर्ट ना बोले, पार्लियामेंट ना बोले, अखबार ना बोले, और कोई भी इंस्टीट्यूशन जो शपथ ली है उसने अपने पद पे आने की, चुनाव आयोग नहीं बोल रहा है, आरबीआई नहीं बोल रहा है, तो ऐसे में निश्चित तौर पर राहुल गांधी महात्मा गांधी नहीं है, लेकिन इकलौती संभावना फिलहाल मुल्क में वो दिखाई दे रहे हैं, ये जन जन देख रहा है। ठीक बात। हम अपनी एक छोटी सी बात जो बहुत जरूरी है कि हालांकि विपक्ष पे इस तरह की नजर रखना बहुत जरूरी है कि विपक्ष क्या कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि भारत के सामने एक बहुत बुनियादी क्राइसिस इस वक्त ये है कि यहाँ पे तो नागरिकों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि कुल मिलाकर जैसा कि स्मिता ने कहा, ये तो कल्ट पॉपुलिस्ट लीडर हैं। ये कोई मुशर्रफ की तरह कोई बंदूक दागते हुए, गेट फांदते हुए सैनिक तो नहीं उतरे हैं वहां पर। ये तो भाई संविधान के हिसाब से इलेक्ट होकर आ रहे हैं। तो इसमें जो आप नागरिकों की हमारी जिम्मेदारी है कि अगर कोई आकर धर्म को, अगर हिंदू को वो इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहा है कि गैर मुस्लिमवाद है, या अगर मैं मुसलमानों का विरोध करूंगा तभी मैं अच्छा हिंदू हूं, तो इसमें तो लोगों को सवाल पूछना पड़ेगा अपने जमीर से। तो मुझे लगता है कि भारत के लिए एक बहुत बड़ी और सीरियस क्राइसिस है, जब नागरिकों को भी हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात। तो मेरे ख्याल से इस किताब के ज़रिए ये सारी बहुत ज़रूरी बहसें शुरू होंगी, और अभी तो हम इस पर इतनी ही बात कर रहे हैं पीयूष, लेकिन इस पर हमारी आपकी बातचीत होनी है, जो कि हम वीडियो पर करेंगे, तो बहुत विस्तार से बात करेंगे। फ़िलहाल हम इस पॉडकास्ट में आगे बढ़ रहे हैं, और जो कि अगला विषय है हमारा, भारत की नई संसद का उद्घाटन होने वाला है 28 तारीख को, और उसको लेकर एक बड़ा विवाद चल रहा है। तो मैं सबसे पहले सीमा आपको इस बहस में लाना चाह रहा हूँ, और स्मिता और पीयूष और बाकी लोग भी अपनी राय इस पर देंगे कि ये बात ठीक है कि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होने के नाते और इस सरकार का कस्टोडियन होने के नाते उनको इस तरह की किसी बातचीत में, इसी तरह की किसी प्रक्रिया में बुलाना, उनको आमंत्रित करना और उनके पद के हिसाब से
पर ये चीज़ ट्रेडिशन का हिस्सा हो सकता है, परंपरा का हिस्सा हो सकता है, और उसके हिसाब से इसका पालन किया जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं। करना ही चाहिए किसी भी सरकार को। अगर आप डेमोक्रेटिक माइंडसेट के हैं, आपकी लोकतंत्र में आस्था है, तो इन प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। पर ये कंपल्सन नहीं है, ये कोई किताब में लिखा हुआ सिद्धांत नहीं है कि नहीं आए राष्ट्रपति तो ये पूरी तरह से गलत है, या सिर्फ इस वजह से अब इस संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार कर दिया जाए। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें विपक्ष थोड़ा अतिरेकी हो रहा है, या फिर सरकार की बात करें तो नरेंद्र मोदी ने लगातार इस तरह की चीज़ें दिखाई हैं जब ये लगता है कि वो एकला चलो टाइप भूमिका में रहते हैं, अपने फैसले खुद ले लेना और उसमें सामूहिक या सर्वदलीय प्रक्रियाओं को शामिल नहीं करना, चाहे वो नोटबंदी जैसा फैसला हो, चाहे वो किसी कभी भी विपक्ष को साथ लेकर चलने में यकीन नहीं रखते, चाहे वो कृषि कानूनों का मसला हो, किसी भी तरह। तो और चाहे ये पार्लियामेंट का जब शिलान्यास हो रहा था तब भी उन्होंने एक तरफा चलते हुए और उसका जाके उसका समारोह अटेंड किया था, उस वक्त भी राष्ट्रपति को नहीं पूछा गया था। तो ये ट्रेडिशन एक चीज़ है, और एक होती है कि इसको कंपल्सन बनाना, ये कानूनी तौर पर उसको ज़रूरी करना। इन दोनों चीज़ों में आज फंसा हुआ है जब मामला ये, तब आप विपक्ष के रवैये को कैसे देख रही हैं? इसमें मैं 3 बातें कहना चाहूंगी। एक बहुत सतही तौर पर, लेकिन जरूरी है वो समझना कि एकला चलो नहीं, एकला फोटो की रणनीति है। तो इस सिर्फ विपक्ष को तो दूर की बात रखना है, तो खुद अपने मंत्रिमंडल में अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को नहीं लाना चाहते हैं फोटोज में। तो उससे तो कई और चीजें उससे एक तरह से कैप्चर होती हैं, जिस तरह से रणनीति बनती है, जिस तरह की पॉलिटिक्स इस वक्त देश में हो रही है, वो रही एक रिलेटिवली हल्की बात। दूसरी बात, यहां पर महज परंपरा या इज्जत बख्शने की बात नहीं है। मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि संविधान में जो कल्पना की गई है संसद की, उसको संसद को प्रोरोग कौन करता है, उसको कॉल कौन करता है? उसको तो राष्ट्रपति करता है और प्रोरोग करता है। तो राष्ट्रपति संसद से न सिर्फ मर्यादा, ट्रेडिशन, जो कि आजकल बहुत जरूरी हो गए हैं सब शब्दों का इस्तेमाल इसको करना, वो सिर्फ एक वो नहीं है, उसका संस्थागत और उसका संवैधानिक एक पूरा कनेक्ट है, और जान के वो किया गया है। प्रेसिडेंट, जो कि सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनको ये हक दिया गया है कि वो प्रोरोग करें और उसको कॉल करें पार्लियामेंट के सेशन को। प्रेसिडेंट का अभिभाषण होता है जब संसद का नया सत्र शुरू होता है। प्रधानमंत्री एक एमपी है महज, वो फर्स्ट अमंग इक्वल्स, वो एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव जो है, जो सरकार है, वो विधायिका और संसद से बिल्कुल अलग बानी गई है। इनका सेपरेशन, इनका अलग होना बहुत जरूरी है। किसी भी डेमोक्रेसी, एक मॉडर्न आधुनिक लोकतंत्र को स्थायी रूप से, सुचारू रूप से, ठीक तरह से, और खास तौर पे इतने प्लूरल देश में चला के बना के रखना, वो बैलेंस आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है, मतलब वो करना बहुत जरूरी है। एक तो ये बात हो गई। तो ये सिर्फ परंपरा की बात नहीं है, इसमें ये एक संस्थागत, एक संवैधानिक बात है। नंबर 2, इसका एक कॉन्टेक्स्ट है। आपको याद है कि पूजा करने मिस्टर मोदी चले गए थे ऊपर, और जब वो 4 हमारे सत्यमेव जयते वाले लवली जो स्तूपा के जो शेर हैं, उसमें बहुत बवाल हुआ था उस पर कि उनकी शक्ल अजीब सी हो गई है, और दांत उनके अजीब से हो गए हैं, और खूंखार से लग रहे हैं, वो अच्छे नहीं लग रहे हैं वगैरह। तब भी अकेले बैठे थे, महज एक धर्म की वहां पूजा हुई थी। ओंकार बिरला और पुजारी भी जो बुलाए गए थे वो साइड रोल में थे, सिर्फ एक वो हो रहा था। उससे क्या आपने वो दिया कि आप बिल्कुल ऊपर पहुंच गए हैं वहां पर, और आप खुद पूजा कंडक्ट कर रहे हैं उसमें। उससे आप किस तरह के मैसेजेस दे रहे थे? अगर आप इस तरह के मैसेज दे रहे हैं कि सिर्फ आप हैं, और आप एक तरह से मोनार्क, और आप एक तरह से चक्रवर्तिन हैं, आपने घोड़े दौड़ा रखे हैं इधर उधर, तो इसका तो फिर उसी तरह का रिस्पॉन्स होगा। संसद को तो ये शोभा देता था, संसद का जो इनॉग्रेशन है, कि आप सबको साथ लेके चलें। भले पहली बात तो उसमें किसी भी तरह की पूजा अर्चना क्यों की जाए, वो क्वेश्चनेबल है बहरहाल, क्योंकि हम सब धर्मों को साथ लेके चलते हैं। तो जिस प्रकार हम लोग 30 जनवरी को गांधी की हत्या के समय पे 27 धर्मों के लोग आके थोड़ा बहुत अपना मंत्र जाप करते हैं, उनको उनकी एक बिलोंगिंग तय होती है, वो एक तरह से शामिल होते हैं पूरे भारत के प्रोजेक्ट में, गांधी के आइडियाज में जैसे वो होते हैं, उस तरह का आप कुछ सर्वधर्म कराते। भारत जब गठित हुआ या बना, तो उसकी कल्पना ये नहीं थी कि सब लोग आके एक तरह की, एक प्रकार की, हम चारों रंगों को जो हमारे ट्राइकलर में है, 4 रंग है वैसे, उसमें नीला भी अगर देखा जाए चक्र का, कि हम उसमें अपने सबको खो देंगे, नहीं, उसमें कि हम एक रंग बन जाएंगे। वो तो सब लोग अपनी विविधताओं को लेकर आए थे, क्योंकि इससे हमको जस्टिस मिलेगी, हमें लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, अपने पूरे पोटेंशियल को फुलफिल करने की हर तरह से
एक वो आजादी हमारा मिली। जॉइंट प्रोजेक्ट था। ये तो गोल पोस्ट ही बदल दिया गया है। ठीक बात। स्मिता, ये जो पूरी बहस है इसमें सरकार का जो रवैया है, विपक्ष का जो रवैया है, आपकी पहली प्रतिक्रिया? देखिए, सबसे पहले तो इसमें किसी को कोई शक नहीं है कि अभी जो कुछ भी हो रहा है उसका जो संदर्भ है वो है आने वाले चुनाव, इस साल के तमाम असेंबली चुनाव और 2024 में जो नेशनल इलेक्शंस होने हैं। तो जाहिर सी बात है, विपक्ष पिछले कुछ वक्त से तमाम ऐसे मुद्दों को ढूंढ रहा है जो उन्हें एकजुट कर सके। वो राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन का मसला हो, अभी अरविंद केजरीवाल ममता बनर्जी से मिल रहे हैं, विपक्ष को चाहिए कि कम से कम एक गोंद मिल सके जिससे वो जुड़ सके, और ये एक उनको मौका मिला भी है। क्योंकि इसमें देखिए दो चीजें हैं, एक तो प्रधानमंत्री की तरफ से इस नए संसद बिल्डिंग का इनॉग्रेट किया जाना, उद्घाटन किया जाना, और दूसरा इसकी तारीख जिसको लेकर विपक्ष को आपत्ति है, क्योंकि ये वीर सावरकर की जन्मतिथि भी है। तो उस दिन इसकी इनॉग्रेशन के लिए उसके अपने नुआंसेस हैं, मैसेजेस हैं, जिससे जाहिर सी बात है काफी सारे लोगों को उनकी आपत्ति भी है। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है जो कुछ भी हो रहा है अतुल, और अनफॉर्चुनेट इसलिए भी है क्योंकि ये दर्शाता है कि किस तरह से ये जो खाई है विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच के रिश्तों की, और उनके बीच जो भरोसे की कमी है वो कितनी ज्यादा आज बढ़ चुकी है। और इसके पीछे कई वजहें भी रही हैं। आपने कृषि कानून का जिक्र किया। कृषि कानून को एक ऐसे वक्त में पारित किया गया था जब देश लॉकडाउन और कोविड से जूझ रहा था, तब आपने हड़बड़ाहट में पारित किया। अभी आप दिल्ली सरकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इतनी जरूरी एक रूलिंग आती है, उसके चंद दिनों के बाद ही आप ऑर्डिनेंस का रूट अपनाते हैं उस सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग को पलटने के लिए कि नहीं, दिल्ली सरकार पर लगाम लगाना जरूरी है, जो चुनी हुई सरकार है केजरीवाल की। तो यहाँ पर या तो फिर आप चुनाव ही ना करवाए, जब आपने तय रखा है कि आपको अपने ही जो है तमाम लोगों को बिठाना है, बाबूशाही को कंट्रोल करके रखना है। पार्लियामेंट के अंदर देखिए जो प्रणाली होती है स्क्रूटिनी की, स्टैंडिंग कमिटीज, सिलेक्ट कमिटीज, पिछले कुछ सालों में लगातार ये पूरी की पूरी प्रक्रिया इतनी कमजोर हो गई है कि आजकल चूंकि लोकसभा में आपके पास बहुमत है, आप ज्यादातर जो है आप ऑर्डिनेंसेस ले आ जाते हैं, आप बिल्स को लाकर कानून का अमली जामा पहना देते हैं, लेकिन जो कंसल्टेशन की प्रोसेस है एक लोकतंत्र में, भले ही विपक्ष के पास आपसे कम आंकड़े हो, लेकिन विपक्ष की एक अहम भूमिका है, उसको अगर आप बार बार इस तरीके से बुलडोज करते रहेंगे तो ये जो एक के बाद एक संसद के सत्र चल नहीं पा रहे हैं, टैक्स पेयर्स की पैसे पूरी तरह से बर्बाद हो रहे हैं, कोई कॉन्क्रीट आउटकम्स कभी नहीं निकल रहा है पिछले काफी सारे सेशंस के साथ में, एक टोटल ट्रस्ट ऑफ कम्युनिकेशन एंड डायलॉग जो देखने को मिल रहा है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, ये सबसे अफसोसनाक बात है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि ये हाफ हार्टेड न्योता विपक्ष को देने की जगह सरकार सही मायनों में जो है उनके साथ बैठकर बातचीत करे और विपक्ष भी सोचे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे भले ही आपकी जो भी आपत्तियां रही हो, जब एक नई संसद भवन का उद्घाटन हो रहा है, ये एक ऐतिहासिक क्षण जरूर है, और अगर इसमें विपक्ष शामिल नहीं होती है तो ये काला धब्बा के तौर पर निश्चित रूप से देखा जाएगा। तो इसलिए दोनों ओर से कैसे डायलॉग स्थापित करे, ये वो मोमेंट्स है जब मुझे लगता है जब वो पुराने इरा के वो नेताओं की हम बात करते थे ना, वो भले ही वाजपेयी का दौर हो, तमाम ऐसे नेता हो, प्रमोद महाजन हो, सुषमा स्वराज हो, जो सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच की दूरियों को पाट सकते थे, जिनके कनेक्शन अक्रॉस द पार्टी लाइन हुआ करते थे। बिल्कुल इन नेताओं की जो कमी भी जो है ना वो दिनों दिन बहुत ज्यादा खलती जा रही है। तो इसमें एक चीज पीयूष, इसको थोड़ा सा मैं आगे इस बातचीत को ले जाना चाह रहा था। एक तो इसमें एक और बात कही जाती है बार बार, जो कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का अभी जो फैसला आया था दिल्ली सरकार के मामले में कि आप चुनी हुई सरकार के जो अधिकार हैं उसको इस तरह से खारिज नहीं कर सकते, उसको सुपरसीड नहीं कर सकते हैं, उसका रास्ता निकाला इन लोगों ने कि एक ऑर्डिनेंस लेके आए। चुनी हुई सरकार के नाते जाहिर सी बात है, मतलब फर्स्ट अमंग इक्वल प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर नो डाउट इस देश के लोगों के जो चुनी हुई भावना है उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो क्या सिर्फ इस तर्क के आधार पर प्रधानमंत्री का नई संसद भवन का उद्घाटन करना जायज ठहराया जा सकता है? पीयूष, मैं ये कह रहा था कि अगर ये विपक्ष विरोध नहीं करता, बहिष्कार नहीं करता जी, तो प्रधानमंत्री को मजा ही नहीं आता उनकी हाँ। तो उन्होंने एक आदत डेवलप कर ली है शुरू से कि मैं उस पर जाऊंगा मैं, लेकिन अब दूसरी बात मैं कह रहा हूं कि जब राम मंदिर के शिलान्यास में राष्ट्रपति को बुलाया जा सकता है, लेकिन पार्लियामेंट के उद्घाटन में नहीं, है शिलान्यास में नहीं बुलाया जा सकता है, ये सुपर एरोगेंसी की स्थितियां हैं। और
अब हम आज पार्लियामेंट के बारे में बात कर रहे हैं, 4 दिन पहले हम या अभी थोड़ी देर पहले हमने ये रेसलर्स के बारे में बात की, जी उसके जी पहले हमने किसान आंदोलन के बारे में बात की, हम अन्य अन्य चीजों पे बात करते हैं, या तो किसानों को कुचल दिया गया था तब उसके बारे में बात की, हम बात कर सकते हैं। लेकिन अब बात यहाँ आ गई है कि इन्हें यही करना है और इन्हें किसी की बात नहीं सुननी है, कोई परंपरा का या उसका कोई मतलब नहीं है, वो उनकी स्टाइल है। देश के सामने जिसे भी चिंता है इन बातों की, अगर चिंता है तो उसे सिर्फ सत्ता परिवर्तन के बारे में सोचना पड़ेगा। रवैया परिवर्तन होना तो संभव नहीं है, अब 9 साल कम से कम हो गए हैं। और चूंकि मैं आरएसएस को भी बहुत क्लोज से जानता हूँ, छोटे से देख रहा हूँ, तो वहां कान होते ही नहीं, केवल मुंह है। वहां सिर्फ मुंह होता है। और आप बस कैसेट बजती जाएगी, और जो किसी भी फासिस्ट के बारे में होता है, कोई उसकी विचारधारा भी नहीं होती है, सत्ता पाना ही उसकी एकमात्र विचारधारा होती है। ये वही सब कार्यक्रम चल रहा है। दूसरा ये है कि अगर ये विरोध ना हो, विरोध पे मैं वापस इसलिए लौट रहा हूँ कि अगर ये विरोध ना हो तो फिर आप क्या चर्चा करेंगे मोदी जी, और क्या करेगी भाजपा? उन्हें सिर्फ पॉजिटिव बातें करने की उन्हें आदत नहीं है, उनकी ट्रेनिंग ही नहीं, उन्हें विरोध करने की ट्रेनिंग है, तो उन्हें हमेशा एक पंचिंग बैग चाहिए। हाँ, पूरी तो राजनीति एक नकारात्मक उस पे आधारित है, सोच पे। हाँ, तो वो जैसे हम विपक्ष कहते हैं, विपक्ष को नहीं बुलाए। विपक्ष में कौन लोग होते हैं? विपक्ष में क्या हारा हुआ व्यक्ति होता है? क्या रिजेक्टेड व्यक्ति होता है? जो भी सांसद है, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो राज्यसभा का हो, उसे जनता ने उस संसदीय क्षेत्र में जिता के भेजा है। वो व्यक्ति उस लोकसभा सीट का जीता के बहुमत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो अगर ये 200 सांसद, जितने भी सांसद नहीं जा रहे हैं, तो ये हिंदुस्तान की उतने जनता के चुने हुए जीते हुए प्रतिनिधि वहां नहीं जा रहे हैं। तो संसदीय लोकतंत्र में आप मान लीजिए कि देश की 40% जनता वहां नहीं जा रही है टेक्निकली। ये परसेप्शन ही गलत है कि विपक्ष है, वो सब जीते हुए लोग हैं। और इनका जो और डेमोक्रेसी की बुनियादी परिभाषा में संवाद उसकी आत्मा है, उसकी स्ट्रक्चर राष्ट्रपति शासन हो सकता है, प्रधानमंत्री शासन हो सकता है, अन्य तरीके भी होते हैं। और अतीत में कई राजा भी हुए हैं जो डेमोक्रेटिक हुए हैं। तो जो सबकी सुन के, सलाह से, मशवरे से, रामायण में राम के यहाँ भी दरबार होता था, मंत्री बैठते थे, अपना परामर्श देते थे, कई लोग उनकी बात को काउंटर करते थे, उनको भी वो सुनते थे। वाल्मीकि रामायण में सब प्रसंग उपलब्ध हैं। तो इनका बुनियाद ये है कि नहीं, मैं एक, जैसे फिल्म में एक विलन का काम होता है कि वो जब किसी को मारते हुए दिखेगा तो उसका जरा माहौल जोर का बनेगा, उसकी एक ब्रांड वैल्यू होती है। ये कोई बदमाश जैसे होता है, उसके ऊपर 40 केस हैं और 2 केस उसके ऊपर और गंभीर लग जाएं, तो वो चाहता है कि इनकी अच्छी पब्लिसिटी हो, ताकि मेरा जो भपका है, जो मेरा जलवा है, वो जो उसका ऑडियंस है उसमें जाए कि भैया बहुत बड़े दमदार गुंडे हैं। तो इनका भी ये है कि 2 लाख और लगाएं। इसमें क्या एक दो चीज़ें और हैं पीयूष, इस पर मैं आखिरी एक कंडीशन रखना चाह रहा हूं, और उस पे स्मिता का, सीमा का और पीयूष का, तीनों का जवाब, प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले विकास, आप ये जो देख रहे हैं कि जो सारा विवाद चल रहा है, मैं आपकी पहले इस पे एक प्रतिक्रिया जानना चाह रहा हूँ कि जब सरकार इस तरह के कॉन्फ्रंटेशन के मोड में आ जाती है, तब विपक्ष के साथ जब बातचीत के सारे लगता है कि रास्ते ही टूट गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, तब आगे का रास्ता आप कैसे देख पाते हैं? आगे का रास्ता सर जनता ही है, क्योंकि सरकार को वहाँ तक और उस स्थिति में, मेजोरिटी में और बिल्कुल सेंट्रलाइज पावर जो दी है वो जनता ने ही दी है। तो आगे का रास्ता इसके जनता भी है। जनता को ये बार बार लोगों को, नागरिकों को ये सोचना पड़ेगा कि जब वो किसी भी पार्टी को इस भरोसे पे वोट देते हैं कि वो कहता है कि ये लचर सरकार है, ये फैसले नहीं ले पाएगी, ये तो यहाँ डिसाइसिव पावर नहीं है, आप हमें डिसाइसिव पावर दीजिए तब हम सही से फैसला करेंगे। तो जनता उनको इतनी पावर ना दे कि फिर वो बाद में जनता को ही भूल जाएं, या वो जो स्थापित मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, या जो नैतिकताएं हैं, कह रही थी अभी शुरुआत में कि उनको तोड़ने की परंपरा डाल दे। तो वही है, जनता अंतिम है और सारा प्रक्रिया भी 2024 के लिए ही हो रही है, तो जनता को देखना होगा। एक जब 1947 14-15 अगस्त की दरमियानी रात का जो मौका था, जहाँ से टेक ऑफ कर रहा था हिंदुस्तान, वहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत ऐतिहासिक भाषण है, जिसको ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से हम लोग जानते हैं। उसको तर्क के तौर पर दिया जा रहा है कि जब देश आज़ाद हो रहा था और जब एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री और एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश का नेतृत्व कर रहे थे,
उस वक्त भी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने टेक ऑफ किया था। अतुल मैं यहाँ रोक रहा हूँ। जी जी, मैं इसीलिए ये स्थिति रख रहा था क्योंकि वो इसका स्पष्टीकरण बहुत जरूरी है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे, राष्ट्रपति का कोई पद नहीं था, गवर्नर जनरल का मामला था। गवर्नर जनरल, हाँ। और माउंटबेटन के ही गवर्नर जनरल उस समय तक थे, हाँ। उन्हीं के नीचे हम बने थे। उसके बाद फिर हमारे राजा जी गवर्नर जनरल बनते हैं। तो हम डेमोक्रेसी में जान रहे थे और हम डोमिनियन स्टेटस थे, तो वो गवर्नर जनरल एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव था ब्रिटिश क्राउन का, और हमारा प्राइम मिनिस्टर उस दिन के लिए रिप्रेजेंटेटिव था इंडिया की पब्लिक का। और राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और एक चीज मैं जोड़ दूं, उस समय राष्ट्रपति भारत में कहने का चलन था कांग्रेस के अध्यक्ष को। जी, कांग्रेस का जो अध्यक्ष होता था वो राष्ट्रपति कहलाता था। ठीक बात। तो ये जो फैलाया जा रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से नहीं कराए, सरासर झूठ है, क्योंकि वो कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे। नहीं, बहुत जरूरी बात आपने कही यहाँ पीयूष, क्योंकि भाई 1950 में इंडिया रिपब्लिक बनती है ना, उसके पहले राष्ट्रपति उस रूप में आया ही नहीं है सामने। नंबर 2, ये तो बड़ी बदमाशी की बात है, ये कौन सा ट्रांसफर ऑफ पावर चल रहा है? क्या ये फ्रांस की तरह हम थर्ड रिपब्लिक में आ रहे हैं? भाई आपने एक नई बिल्डिंग बनाई है वहां पर, जो भी बहुत ही मतलब पता नहीं किस तरह से आपने उसको बिल्कुल एक उसकी तामीर कर दी, तो ये कौन सा ट्रांसफर ऑफ पावर चल रहा है? आप तो पूरी तरह से ऑब्लिटरेट करना चाह रहे हैं 70-75 साल का भारत का इतिहास, जो कि जिसमें मॉडर्न संविधान, मॉडर्न भारत की कल्पना की गई। आप वहां से लाइन खींच रहे हैं। यहां कौन सा ट्रांसफर ऑफ पावर चल रहा है जो कि सेंगोल से बात हो रही है? ये कोई थोड़ी मतलब किंग चार्ल्स आके आपको वो ट्रांसफर ऑफ पावर चल रहा है। भाई तो पूरा इतिहास है, 2014 में तो नहीं हम लोग पैदा हुए हैं या भारत पैदा हुआ है। तो ये सब तो बहुत ही गलत, झूठ है, और ये गलत बयानी जानबूझ के की जा रही है, जिस तरह से कि पटेल पहले प्रधानमंत्री होते वो की जाए। आप अक्सर ज्यादातर इन लोगों से पूछे तो इनको इस बात का पता ही नहीं है कि पटेल जी का देहांत कब हुआ। वो कैसे बन सकते जब वो पहले जो पहले चुनाव के समय ही नहीं थे वो। हाँ, वो चुनाव के समय थे ही नहीं। तो एक अजीब सी एक वो पूरी झूठ पर आधारित बातें जिसपे ये पूरी चर्चा की जा रही है। आई एम ग्लैड कि ये बात कही गई कि उससे क्या तुलना है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी की स्पीच से इसका। अभी ट्रांसफर पावर और वो ला रहे हैं वो सब तमाम, और इस तरह के रॉयल असले और चीजें। ये अच्छा शब्द है, रॉयल असला जो इस्तेमाल हुआ। ये बहुत बढ़िया शब्द है। एक बात और जोड़ूं कि ट्रिस्ट विद डेस्टिनी वाला भाषण जो है, उसके हम जो ऐतिहासिक और भविष्योन्मुखी मतलब जो उसके दार्शनिक पक्ष है उस पर बहुत चर्चा करते हैं। हाँ। लेकिन नेहरू उसी में ये कह रहे हैं कि ये आजादी आ गई है, खुशी है, लेकिन ये पूरी तरह से खुशी नहीं है। हम दिल्ली में बैठे हैं, हमारे चारों तरफ आसपास शहर जल रहे हैं, उनकी आग और शोले हमें यहाँ महसूस हो रहे हैं, हमारे भाई परेशानी में हैं। तो वो प्रधानमंत्री कान बंद करके नहीं बैठा था, तो वो सब बातें उसमें कही गई हैं, हिंदुस्तान की सच्चाई को वहां व्यक्त किया गया है। एक्चुअली वो उसमें तो पूरे आने वाले भारत का ये जो हासिल हुआ था, जो भारत उनके हाथ में आया था, उसकी बहुत बड़ी चिंता भी दिखती है पूरी। और आगे की जो इतनी बड़ी चुनौती, उनको कहीं ना कहीं एहसास था कि इतना आसान होने नहीं जा रहा है जो कुछ मिला है उनके हाथ में, केवल आजादी मिलने तक का ही मसला नहीं था। स्मिता, आप भी अपनी आखिरी बात रखें। अतुल, जो मैं कह रही हूँ कि इसमें सबसे जरूरी बात है ना, अभी परिपक्व इंटरलोक्यूटर्स की कमी खल रही है। और जब आप ब्रेजननेस को एक टूल बना लेते हैं, एक राजनीतिक माध्यम बना लेते हैं, तो चीजों का एक ऐसे मुकाम पर पहुंचना जहां एक स्टेलमेट की स्थिति बन जाए वो लाजमी है। हाल के दिनों में देखें आप, जब अभी वो क्राइसिस चल रही थी आपके यमन की, और जिस तरीके से सिद्धरामैया साहब ने, उस वक्त वो नेता विपक्ष थे कर्नाटक में, उन्होंने ट्वीट किया कि हमारे कर्नाटक के लोग फंसे हुए हैं। डॉक्टर एस जयशंकर का इतना एक स्ट्रॉन्ग रिप्लाई आया, लगा कि सिद्धरामैया ने इतनी बड़ी गलती कर दी अपने राज्य के लोगों की सुरक्षा की मांग करके, जबकि ये वही रणनीति है जो ये सरकार हमेशा से करती रही है। जी। तो प्रॉब्लम है कि जब आप हर चीज पर आप बिलखने लगे, आप आधे मंत्रियों को देख ले, उनके जब सरकार की नीति से जुड़े हुए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं तो समझ में नहीं आता है कि ये मंत्री बोल रहे हैं या राजनीतिक दल के प्रवक्ता बोल रहे हैं। वो लाइंस ब्लर हो गई हैं। तो ये जो एक कांस्टेंट टकराव की स्थिति है, देखिए ये बनी रहेगी। मोदी जी को जानने वाले लोग ये जानते हैं, उन्होंने इस पार्लियामेंट प्रोजेक्ट में बहुत ना केवल फाइनेंशियल या वक्त का निवेश किया है, ये उनका अपना एक पर्सनल प्रोजेक्ट है। तमाम विवादों के बावजूद, तमाम एक्यूजेशंस के बावजूद ये नए संसद का निर्माण हुआ है। इसका उद्घाटन तो वो करेंगे, फोटो में वही दिखेंगे। हाल के दिनों में अगर आप देखें, जब संविधान को लेकर भी सरकारी जो संस्थान हैं और ट्विटर हैंडल्स हैं, सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उनसे जब वीडियो रिलीज होते हैं
कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर में, तो उसमें भी मोदी जी की तस्वीर ही नजर आती है। उसमें पुराने हमारे जो संविधान के एक्चुअल निर्माण करने वाले जो आर्किटेक्ट्स हैं उनकी तस्वीरें नहीं नजर आती हैं। लेकिन ये दिस डज नॉट ऑगर वेल फॉर द फ्यूचर ऑफ अ डेमोक्रेसी। बहुत आलीशान बिल्डिंगों महलों के मजदूर कहाँ नजर आते हैं? नहीं, अब मुझे ये अफसोसनाक बात है अतुल, मुझे लगता है कि इसमें इसकी राजनीतिक इसका चाहे जो भी आउटकम हो, लेकिन आगे चलकर भारत जैसे देश के लिए विपक्ष को भी सोचना होगा कि वो अपनी ओर से भी, पहले एक जमाने में हरकिशन सिंह सुरजीत हुआ करते थे, लोग अपनी दूरियों को पाट लिया करते थे, तमाम डिफरेंसेस मतभेद के बावजूद जाकर बैठकर बातचीत कर लेते थे। ये जो बातचीत डायलॉग, पर ये तो उस तासीर के नेता ही नहीं है ना। दिक्कत ये है कि नरेंद्र मोदी उस तासीर के नेता ही नहीं है। इनके साथ इनका जो कम्युनिकेशन का जो टू वे ट्रैफिक है वो उसमें यकीन नहीं है। कम्युनिकेशन में जब ये संवाद की बात भी कहेंगे तो वो वन वे ट्रैफिक जैसा होता है, एक तरफा संवाद की बात। इसलिए वो दिक्कत को आप कैसे जो है आप इसमें विपक्ष को जोड़े, और विपक्ष को भी मुझे लगता है कि इसमें देखिए सिर्फ और सिर्फ 2024 के चुनावों की वजह से मैं समझ पा रही हूँ कि विपक्ष को इस वक्त अपना विपक्ष का काम है अपोज करना, लेकिन पूरी तरीके से एक टकराव की स्थिति बनी रहे और संसद का उद्घाटन होता है, उसके अंदर विपक्ष ना हो। देखिए इस तरह की तस्वीरें ना हमारे नेबरहुड से आती हैं, मालदीव से आ सकती हैं, बांग्लादेश से आ सकती है, लेकिन इस तरह की तस्वीर अगर भारत के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय प्रेस में जाती है तो निश्चित रूप से मुझे लगता है ये हम सब के लिए बहुत शर्मनाक मसला होना चाहिए, और इस पर बातचीत की सख्त जरूरत है इस वक्त दोनों ओर से। ये जो साउथ एशिया सब कॉन्टिनेंट में जो भारत की स्थिति रही है मजबूत इस पूरे, वो उस वजह से भी ये तस्वीर बहुत शर्मनाक है कि वहाँ उस पूरी पोजीशन को डाइल्यूट करता है। सीमा, आपको जोड़ना चाहें फिर इसके बाद में इस पर आखिरी छोटी सी बात करें। एक डायरी को आइटम आया है कि भाई अब प्रधानमंत्री अब एडिटर्स से बातचीत करेंगे, वो एडिटर्स को बुलाएंगे, कुछ चुनिंदा चुने हुए एडिटर्स वगैरह को, उनसे बातचीत होगी, लेकिन उसमें ये है कि प्रधानमंत्री सवाल पूछेंगे एडिटर्स से, उसमें ये तो जी मतलब हम 9 साल से इंतजार कर रहे थे कि प्रधानमंत्री सवालों का जवाब देंगे और वो खुद ही सवाल करेंगे। 9 साल करेंगे आपसे कि आपकी मतलब आपकी क्या राय है पॉलिसी और कैसे और आगे बढ़ सके बीजेपी और सरकार। तो वो जो एक संवाद का तो एक बेसिस होता है, तो मुझे लगता है कि अगर इसमें विपक्ष ये प्रिटेंड करेगा कि बिजनेस एज यूजुअल है, और बिल्कुल मुझे लगता है वो वक्त अब जा चुका है। ये उस तरह की बिजनेस एज यूजुअल वाली स्थिति नहीं है कि उसमें संवाद हो सके, और वो तो चाहेंगे कि सब लोग काबिज हों और सब लोग दूसरी या तीसरी कतार में बैठे रहें और मोदी जी अकेले इसका इनॉग्रेट करें। तो मुझे नहीं लगता कि संवाद, स्मिता, हालांकि अच्छी बात है अगर हो, लेकिन मुझे नहीं लगता, आई थिंक दैट ब्रिज हैज बीन क्रॉस्ड। इसमें बस एक चीज मैं आखिरी में जोड़ना चाह रहा हूँ, वो ये कि बीते कुछ दिनों में जी करें जी एक बस रेफरेंस मुझे गांधी जी का याद आ रहा है, और इतना बड़ा मौजूद है कि हिंद स्वराज में गांधी ने लिखा कि जब कांग्रेस की स्थापना की गई तो ओ ह्यूम ने जो बेसिक बात कही थी वो ये कही थी कि जनता अत्याचार से और शोषण से बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन वो अंततः उससे एडजस्ट करने लगती है। तो मैं जो कांग्रेस बना रहा हूं इसका काम है लोगों के अंदर बेचैनी पैदा करना, कि वो जाने कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है और उसको बेचैन हो और उसके खिलाफ खड़े हो। ये बुनियादी बात के साथ कांग्रेस बनी थी। इसी के साथ कांग्रेस माने देश के लोगों की संस्था, और उसने लड़ाई लड़ी जी। ये बुनियादी बात अभी विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो जनता में कम्युनिकेट करे कि तुम्हारा शोषण हो रहा है और इसको तुम्हें बदलाव चाहिए। तो बदलाव वहां से होना है, वरना सरकार तो वही करेगी जो वो कर रही। ठीक बात। इसमें एक चीज़ बस मैं जोड़ के और इस बातचीत को फिर हम रोकेंगे आज, इस और रिकमेंडेशन में जाएंगे। वो ये कि पिछले कुछ दिनों में जो तस्वीरें हमारे सामने आई हैं वो एक रोबस्ट, एक हेल्दी, बहुत स्वस्थ लोकतंत्र के लिहाज से आप कहें कि बहुत मतलब भरोसा नहीं जगाती, ना किसी तरह का कॉन्फिडेंस पैदा करती हैं। आप अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं तो अपने देश के डेमोक्रेसी के लिए तो एक तरह से शर्मिंदगी भी पैदा करती हैं कि एक आदमी उस पार्लियामेंट को ऐसे देख रहा है कि जैसे वो कोई अपनी निजी संपत्ति खड़ी कर रहा है या कोई अपना निजी महल बनवा रहा है, उसको ऐसे निहार रहा है ऐसी निगाहों से देख के, और ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। उससे जुड़ा कल एक बड़ी एक गड़बड़ी भी सामने आ गई कि उनका जो प्रोपेगेंडा मशीनरी है उसने एक अधकचरा अधपका वीडियो रिलीज़ कर दिया और उसमें सारी चीज़ें लाइन ब लाइन
हर्फ बाय हर्फ लिखा हुआ है कि इस समय प्रधानमंत्री क्या करेंगे, इस समय क्या करेंगे, और वो रिस्पेक्टफुली वॉक करेंगे ये भी लिखा हुआ है। नहीं तो हो सकता है कि वो डिसरिस्पेक्टफुली भी वॉक कर सकते हैं, तो इसलिए उसमें लिखा है कि यहाँ पर उनको रिस्पेक्टफुली वॉक करना है। ये स्थिति है। इसके आगे भी एक बड़ी शर्मनाक चीज़ हुई, और वो ये था कि सेंगुल नाम का एक कोई चोल राजवंश में, अब चोल राजवंश में एक सेंगुल जो कि जिसको राजदंड आप कहें हिंदी में, उसको राजदंड कहा जाता है, कि जो पावर का ट्रांसफ़र एक राजा से दूसरा पीढ़ी दर पीढ़ी होता है, क्योंकि राजा तो उस समय वो था ना कि जो ईश्वर का प्रतिनिधि था, तो वो उस राजदंड से अपने अगली पीढ़ी को वो ट्रांसफ़र कर देता था पावर। अब ये इतनी शर्मनाक स्थिति है कि वो नेहरू को दी गई, और नेहरू को जब दी गई तब एक लॉजिक, तब भी मेरे अंग्रेजों का लॉजिक फिर भी मुझे समझ में आया कि उनको ट्रांसफ़र इसलिए की गई क्योंकि अंग्रेज जो यहाँ पर थे वो एक राजशाही के ही प्रतिनिधि थे, एक मोनार्क को ही रिप्रेजेंट करते थे इंडिया में। तो वो किसी तरह का राजदंड अगर समर्पित भी किया होगा उन्होंने नेहरू को, तो नेहरू की खासियत, नेहरू की अच्छाई, नेहरू की महानता ये थी कि एक ट्रू डेमोक्रेट होने के नाते, एक सच्चे लोकतंत्रवादी होने के नाते उन्होंने उस परंपरा को अपने ही यहाँ ख़त्म कर दिया। उस राजदंड को उन्होंने एक म्यूजियम में, संग्रहालय में जमा करवा दिया, इलाहाबाद संग्रहालय में वो रखा हुआ है। उस चीज़ को आज फिर से इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही है, एक राजशाही के प्रतीक को। और वो चोल राजवंश में जो जिस सेंगुल की बात की जा रही है, वो चोल राजवंश का राजदंड जो प्रतीक था, जो 10वीं और 11वीं सदी में इस्तेमाल होता था, मतलब उनका शासन था। और वो भी कहाँ पर इस्तेमाल होता था, उनका राजवंश जो उनका राज था, वो जो एम्पायर था चोल राजवंश, वो आंध्र प्रदेश और केरल, तमिलनाडु के हिस्सों से लेकर और श्रीलंका के साउथ के कुछ हिस्सों में था। उसको पूरे पैन इंडिया, जहाँ पर नॉर्थ ईस्ट भी है, जहाँ पर गुजरात भी है, जहाँ पर कश्मीर भी है, जहाँ पर सेंट्रल इंडिया का इतना बड़ा हिस्सा, उसको कैसे रिप्रेजेंट करता है ये मेरे समझ से बाहर है। उस चीज़ को फिर से इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जा रही, करने की बात कही जा रही है, जो कि अपने आप में किसी भी सच्चे, मतलब डेमोक्रेटिक होने के नाते हर नागरिक को, हर विपक्ष के नेता को इस तरह की किसी भी अनर्गल परंपरा का विरोध करना चाहिए कि सेंगुल या इस तरह का राजदंड क्या है भाई। यहाँ पर सत्ता का ट्रांसफ़र सिर्फ एक चीज़ से होता है, और वो है जनता का वोट। जनता का वोट जिसको मिला है वही सत्ता का हस्तांतरण का एकमात्र जरिया होना चाहिए, और साथ में उसके जो इंस्टीट्यूशन है उसको मजबूत करने की हमारी नीयत होनी चाहिए। इस सब के अलावा बाकी चीज़ें अगर कहीं कही जा रही हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग में कुछ खलल पैदा हो गया है किसी के, कि वो किसी कोई रजवाड़ा चला रहा है, राजशाही चला रहा है। यहीं पर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अगर किसी को कुछ और जोड़ना है इसमें से विकास, तो अतुल, मैं सिर्फ एक करेक्शन करना चाहूंगी। वो मैंने गलती से येमेन बोल दिया। जब सूडान में अभी युद्ध वापस से छिड़ा था, तब सिद्धरामैया जी ने ट्वीट किया था और मदद मांगी थी कर्नाटक में फंसे हुए लोगों को जयशंकर से। ठीक बात। एक अजीब सी बात थी वो, जो पूरा ऑपरेशन था, इतना डांटा गया सिद्धरामैया को ट्विटर पे, और हॉरिबल, और पता आई एम अपॉल्ड वगैरह बोले जयशंकर जी, लेकिन उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन कावेरी रखा गया क्योंकि कर्नाटक में चुनाव चल रहे हैं। नहीं तो जरूर उसका नाम ऑपरेशन गोदावरी या नर्मदा रखा जाता अगर किसी और राज्य में चुनाव चल रहे थे। तो जो स्मिता कह रही थी कि इतनी सेंसिटिविटी, इतनी संवेदनशीलता अगर कोई आदमी कुछ व्यक्त कर दे, लेकिन इस तरफ से जो एक राजनीतिक नजर, एक इलेक्ट्रल कॉन्सेंट्रेशन जो होता है, वो तो चलता ही रहता है। ठीक बात। तो हम यहीं पर अपनी आज की चर्चा को रोकेंगे और रिकमेंडेशन की प्रक्रिया जरूर उससे पहले पूरी कर लेंगे। पीयूष को सबसे पहले मैं छोड़ना चाह रहा हूं, लेकिन पीयूष आपको इस डिस्क्लेमर के साथ उसके साथ मैं कह रहा हूं कि आप जो रिकमेंड करेंगे आज, वो आपकी अपनी किताब नहीं होगी, क्योंकि आपकी किताब को पहले ही मैंने रिकमेंड करने का फैसला कर रखा है। तो फिर किताब, आजकल हम दूसरे कामों में इतने ज्यादा लग गए हैं। हाँ, जरूरी नहीं है कि किताब ही हो, आपने फिल्म भी हो सकती है, कोई लेख भी हो सकता है, कोई डॉक्यूमेंट्री भी, कुछ भी हो सकता है। अभी तो लोग बिल्कुल एकदम अभी नहीं करने की स्थिति में हूँ। कोई गलत रिकमेंडेशन से अच्छा है ना करूँ। अरे अतीत में इतना सारा कुछ है, मतलब पत्रकार के पास कोई तो टीवी सीरियल कुछ कर भी लेना। आजकल तो टीवी सीरियल्स चल रही है, अभी कटहल से लेकर जुगनी तक। अच्छा, तो मैं इसमें जो अभी चीज ने मुझे बहुत असर मेरे दिमाग में आता है, कि जो रोमियो अरोला ने गांधी की जीवनी लिखी है, उसे पढ़ लिया जाना चाहिए। जी। और उससे आम जनता को भी और बड़े से बड़े विद्वानों को भी गांधी को समझने का मौका मिलेगा कि वो क्या थे और क्या हो चुके थे 1922 में। ये मैं रोमियो अरोला वाली जो जीवनी गांधी को, वो मैं रिकमेंड करूंगा।
ठीक बात, बहुत बहुत धन्यवाद। सीमा, आप क्या रिकमेंड करेंगी? हाँ, मैं तैयार होके आई हूँ इसके लिए। तो एक तो बड़ी जबरदस्त किताब जो मनोज मित्ता ने लिखी है, कास्ट प्राइड, बैटल्स फॉर इक्वालिटी इन हिंदू इंडिया। हाँ। इसमें तो इतना सीखने को मिल रहा है, मतलब बिल्कुल इसको वो कलम और पेंसिल लेके पढ़ने की जरूरत है। और इसमें कई सच, इसने बड़े कड़वे सच को हर तरह के कन्फ्रंट किया है। दूसरी किताब मेरी बड़ी फेवरेट है और आजकल और बहुत टॉपिकल हो गई है, माइक मार्क्यूजी की वॉर माइनस द शूटिंग। ये पुरानी किताब है और अभी रिप्रिंट की है कुछ क्रिकेट एंथुसियास्ट ने। इन्होंने 1996 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, जिसको इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका ने एक साथ किया था, उसका पूरा पोर्ट्रेयल है। लेकिन उसमें इनकी समझ, इनकी दूरदर्शन, इन्होंने जिस तरह से देखा, जो सो कॉल्ड नेशनलिज्म की बात चल रही है, जो मेजॉरिटेरियनिज्म वगैरह है, उसका ये अब मर चुके हैं ये लेखक माइक मार्क्यूजी, लेकिन उन्होंने तभी इसको खींच दिया था, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। और तीसरा रिकमेंडेशन, एक पॉल साइमन की बहुत अच्छी एल्बम आई है जिसका बहुत जिक्र हो रहा है। बहुत जबरदस्त सिंगर हैं वो, पॉल साइमन और आर्ट गारफंकल, बड़े मशहूर एक ग्रुप थे, साइमन एंड गारफंकल। उनकी अकेली एक आई है जिसको कहा जा रहा है कि शायद उनकी आखिरी वो एक एल्बम हो, जिसका नाम है 7 Psalms। उन्होंने बाइबल से भी बहुत इंस्पिरेशन लिया है और एक लंबे 34 मिनट तक का म्यूजिक है, वो बहुत ही खूबसूरत है और अच्छा है। ठीक बात। स्मिता? अतुल, हालांकि आज हमें G7 शिखर वार्ता पर बात करनी थी, जिसके लिए वक्त नहीं मिला। लेकिन उसमें भारत, क्योंकि लगभग जो है 13 बार उस भारत को न्योता मिल जा चुका है। वाजपेयी साहब 2003 में, फिर 2005 से 9 तक हमने देखा था जब फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था, लगातार डॉक्टर मनमोहन सिंह को इनवाइट किया गया था। तो रिकमेंडेशन के साथ स्मिता थोड़ा सा आप इसके बारे में बता भी दें, जो हुआ G7 में, एक ब्रीफ थोड़ा सा दे दें कि इसका इस बार जो रहा। मैं मतलब दर्शकों को यही समझाना चाहूंगी कि देखिए, G7 का उसकी जो निर्माण थी, दरअसल वो 6 मुल्कों के साथ हुई थी 1975 में। फिर कनाडा उसमें जुड़ा 1976 में, रूस को उसमें जोड़ा गया जब सोवियत रशिया का कोलैप्स हुआ, सोवियत संघ जो है वो टूटा, और फिर क्रीमिया के एनेक्सेशन और क्रीमिया वॉर के बाद जो है 2014 में रूस को निकाल दिया गया। तो ये दुनिया की जो सबसे इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज, एक तरीके से उनका एलीट क्लब है। लेकिन इसमें थोड़ी आयरॉनिक बात यह है कि इसमें जो आज की सबसे जो बड़ी इकोनॉमीज में शामिल चीन है, वो इस क्लब का हिस्सा नहीं है। उनको स्पेशल इन्वाइटी के तौर पर भी आप न्योता नहीं देते हैं। रूस को 2014 के बाद से आपने जब से निकाला है, तब से ये पूरा का पूरा फॉर्मुलेशन एक बड़ा एंटी रशियन, एंटी सोवियत सा फॉर्मुलेशन बना हुआ है। और इसके अंदर जो देश मौजूद हैं, जिसमें फ्रांस, इटली, जर्मनी शामिल हैं, उसमें इटली तो आज की तारीख में मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज में शामिल भी नहीं है। लेकिन इस क्लब की अगर आप प्रतिनिधित्व को देखें, ये विश्व भर के 50% GDP को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन सिर्फ 10% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो भारत को निश्चित रूप से इसमें बुलाया जा रहा है। स्पेशल इन्वाइटी 2040 तक हमारी दुनिया की सबसे दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात है। और इंडो पैसिफिक में खास करके चीन को लेकर भारत को जिस बुलवर्क के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके नजरिए से भारत को निश्चित रूप से बुलाया जा रहा है। और G7 में मुझे लगता है, देखिए, इनमें G7 की इंट्रोस्पेक्शन होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि G7 में हालांकि इंपॉर्टेंट बातें की गई हैं। भारत की कोशिश रही थी कि जैसे श्रीलंका की डेट स्ट्रक्चरिंग हो, नेबरहुड में फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग हो, इन बातों को रखा जाए। लेकिन इसकी रिप्रेजेंटेशन में जो है काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, और ये जो इसकी क्रिटिसिजम्स हैं वो काफी हद तक जस्टिफाइड हैं। तो मैं बस एक रिकमेंडेशन इसी से रिलेटेड दूंगी। जो लोग फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करते हैं, इयन ब्रिमर, वो जर्नलिस्ट भी रहे हैं, उनकी एक किताब है जो दरअसल G0 को डील करती है, विनर्स एंड लूजर्स इन अ G0 वर्ल्ड। किताब का नाम है एवरी नेशन फॉर इटसेल्फ। ये G7 हो, G8 हो, G20 हो, कैसे हर देश की जो अपनी अपनी एक रणनीति बन रही है, इसको आप पढ़ सकते हैं। और दूसरा, मैं आपके दर्शकों को थोड़ा सा सेल्फ प्लग इन करूंगी। मेरा नया पॉडकास्ट शुरू हो रहा है सुनो इंडिया पर। वो विदेश नीति पर है, बियॉन्ड नेशन एंड स्टेट। उसके प्रोमो को हमने अभी जारी किया है और अगले हफ्ते से इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो जो लोग इंटरेस्टेड है, वो अंग्रेजी में है पॉडकास्ट, तो जो लोग भी विदेश क्या नाम क्या है स्मिता इसका? बियॉन्ड नेशन एंड स्टेट। ये सुनो इंडिया पर लोग सुन सकते हैं, अलग प्लेटफॉर्म्स पर भी होंगे। तो मैं चाहूंगी कि दर्शक उसमें ट्यून इन करे जिनकी दिलचस्पी है खास विदेश नीति। बिल्कुल। विकास, आपका रिकमेंडेशन? सर 2 रिकमेंडेशन है। एक तो जिस विषय पे हम बात नहीं कर पाए, 2000 के नोट पे, 2000 का नोट, हाँ बिल्कुल, तो उसी का रिकमेंडेशन, क्योंकि उस पर हम बात नहीं कर पाए, तो उस पर एक बड़ा अच्छा वीडियो बना है इस बार टिप्पणी में। अपने बड़ी पुरानी यादें उसमें से जोड़ी हैं, तो एक तो वो रिकमेंडेशन इस बार का टिप्पणी का एपिसोड जी। और दूसरा ये है कि गांधी को लेकर काफ़ी लंबी बातचीत हुई, तो गांधी की आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, हिंदी में सत्य के प्रयोग के नाम से, तो वो ज़रूर पढ़नी चाहिए। उससे पता लगेगा कि सत्य
और जो सारी चीज़ें हैं सांप्रदायिकता और ये सारे जो सवाल आज हैं सोसाइटी के सामने, उनको सामना करने में मदद मिलेगी। ठीक बात। मेरा रिकमेंडेशन यही है, जो कि पीयूष की किताब आई है, गांधी सियासत और सांप्रदायिकता। और गांधी जी चूँकि मेरे बहुत पता नहीं, मतलब मेरे करीब महसूस करता हूँ हमेशा, तो उनसे जुड़ी कोई भी चीज़ दिखती है तो मैं ज़रूर उस पर नज़र फेर लेता हूँ। तो इस बार का मेरा रिकमेंडेशन गांधी सियासत और सांप्रदायिकता जो पीयूष वेबेले ने लिखी है, इस बार ये रहेगी। इसके साथ ही हम आज की चर्चा को यहाँ पर रोकेंगे। सीमा, स्मिता और पीयूष, साथ में विकास, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर। थैंक यू अतुल, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू ऑल। न्यूज लॉन्ड्री के सभी पॉडकास्ट टिचर, आईट्यूज और दूसरे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध हैं। खबरों को विज्ञापन के दबाव से आजाद रखें, न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।